ओके, रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है। हाँ नहीं, क्यों नहीं हो रही, मैं करूँगी डिस्कस ये पेपर, ठीक है। बट आज के सेशन में जो है हम डिस्कस करेंगे FCPS या MS या MCPS की थीरी कैसे कवर करनी है, कैसे पढ़ना है कि एग्जाम पास हो जाए। और ऑब्वियसली इसमें उन लोगों के लिए भी टिप्स हैं जो दोबारा एग्जाम में एज ए रिसीट कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। पास होने का जो परसेंटेज है ना, वो अगर ऑब्वियसली 1% नहीं है। मेरा अगर मैं कहूँ मेरा क्या स्कोर निकला है, तो रफली जो मेरे क्रैश कोर्स में कैंडिडेट्स हैं उनके हिसाब से मैं आपको सच सच बताती हूँ। और सच सच क्या बताना, क्योंकि आप लोग तो थे मेरे साथ, आए हो गए ना हाई डेट। तो 180 लोग थे क्रैश कोर्स में, जिसमें से 56 थे MCPS के, उनका तो पेपर ही नहीं हुआ ना, 21 मार्च को पेपर है। तो बाकी जो लोग बचे उनमें से जो जिन्होंने मुझे टॉक्स में ज्वाइन किया है ना, दे आर 85। वो 85 लोग हैं, कुछ कंप्रिहेंसिव में, कुछ रिफ्रेशर में, कोई सिर्फ मार्च ग्रुप में, तो उन सबको मिला के 85 है। तो इसका मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली अगर 85 बच्चे मेरे पास हुए हैं, तो पीछे कितने रह गए हैं? 15, 20, 25 पर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 बच्चे एग्जाम में 75% स्कोर नहीं कर पाए, ठीक है। ये मेरा अपना डाटा, अब CPSC का क्या डाटा मैं कमेंट नहीं कर सकती कितने लोग टोटल में अपेयर हुए थे, लेकिन मेरे अगर मैं कहूँ 120 बच्चे थे क्रैश कोर्स में, तो उसमें 85 बच्चों ने एग्जाम पास किया, ठीक है। होwever इन ऑर्डर टू बिकम दैट, कि वो आप भी एग्जाम पास करें, आपने वो काम नहीं करना जो बाकी 25 बच्चों ने किया है, ठीक है। तो पास होने वाले काम के हैं वो आपने देखा भी होगा, जो बच्चे पास हुए उनके फीडबैक्स में रैपिड रन भी करूंगी, उनके फीडबैक्स। उससे ये नहीं देखना कि ये पास हो गए, उन्होंने ये भी साथ लिखा है कि क्या करके वो पास हुए, ठीक है। यही आप लोगों के लिए डूज एंड डोंट्स है। अच्छा, जो लोग पार्ट 2 पहली दफा दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूं कि मेड होम जो है FCPS पार्ट 2 की तैयारी में ना मैचलेस है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इसका कोई मैच ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ दिस के इसकी सक्सेस स्टोरीज मैक्सिमम है, या क्वालिटी बहुत अच्छी है इनके सेशंस की, बहुत अच्छी से मुराद ये मैं कह रही हूँ कि इन कंपैरिजन विद अपोनेंट्स, क्योंकि इंसान तो खुद को खुद से ही बीट करता है, तो वी विल कीप ऑन वर्किंग ऑन आवर क्वालिटी। लेकिन अभी अवेलेबल जो ऑप्शंस हैं उसमें यू हैव ओनली द बेस्ट चॉइस कि आपके पास में मैथ नहीं है। मेडहोम के क्रेडिट पे ना 500 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एज ए होल देर FCPS MCPS या MS की डिग्रीज की हैं एज ए होल, मतलब 500 स्टूडेंट्स जिन्होंने 2018 से हमने स्टार्ट किया, अब 2023 है, तो इन 5 सालों में इन पाकिस्तान वी हैव गिवन 500 कंसल्टेंट्स, और डेफिनेटली आप भी इनमें से एक होंगे इंशाल्लाह सुनर लेटर, ठीक है। अच्छा, तो मैक्सिमम स्टोरीज हैं बिकॉज वी आर गिविंग आवर बेस्ट जो हमारे सर्कमस्टांसेस में हो सकता है। कोर्स प्रॉपर आपका कंप्लीट होता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग। अच्छा, इसके अलावा जो भी आपसे बात होती है, अगर कोई क्लिनिकल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्लिनिकल क्वेश्चन में ओपिनियंस आती हैं, अदरवाइज वो अप टू डेट या रेफरेंस बेस्ड ही होता है। FCPS का सिलेबस बहुत वास्ट है, ये ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि EBM पढ़ लो पास हो जाओगे, DOS पढ़ लो पास हो जाओ, या सिर्फ गाइडलाइन कर लो पास हो जाओगे। एक्चुअली सिलेबस इतना वास्ट है, यू हैव टू डू मैनी थिंग्स, मतलब आपको ड्यूहर्स्ट भी पढ़नी पड़ेगी, कोई ना कोई टेक्स्ट बुक जरूर रखनी पड़ेगी, चाहे आप EBM लवर हो या ड्यूहर्स्ट, इसमें से कुछ एक तो आपको चूज करना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, वो सारे टॉपिक्स जो 2017 के बाद अपडेट हुए हैं वो अलग से करने पड़ेंगे, चाहे ग्रीन टैब अपडेट हुई है, चाहे नाइस अपडेट हुई है, या कोई लेटेस्ट टोग आर्टिकल आ गया। टोग आर्टिकल होता है टुडे ओब्स एंड गाइनी, मींस अगर किसी टॉपिक पे गाइडलाइन नहीं है तो फिर उस टॉपिक के लिए हमारा रेफरेंस होता है उस पे टोग, ठीक है। बट अगर किसी टॉपिक पे गाइडलाइन भी और टोक भी है, तो फिर क्या करेंगे? सेंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, इस पे दोनों ही गाइडलाइन भी है और इंफॉर्मेशन और टोक भी है, तो फिर रेफरेंस हमारा गाइडलाइन होता है, ठीक है। फॉर एनी परसेंटेज, फॉर एनीथिंग, अगर कोई डिस्पेरिटी आती है तो वो, जैसे एक टॉपिक प्रेगनेंसी है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी पे नाइस की भी गाइडलाइंस हैं और GTG की भी हैं, और डिस्क्रिपेंसी भी है कुछ पॉइंट्स पे प्रोजेस्टेरॉन के हवाले से। तो हम हमारा जो पेरेंट सोर्स है या हमारी जो बाइबल है, होली कुरान है, वो हमारी ग्रीन टॉप गाइडलाइंस ही रहेंगी, ठीक है।
उसके बाद फिर नाइस की इंपॉर्टेंस है, उसके बाद फिर टॉप की इंपॉर्टेंस है। ये मैं आपको कोर्स जब स्टार्ट होगा तो मैं बताती रहूंगी, ठीक है। अच्छा, बुक्स जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपकी कहते हैं ना वो ये वाली किताब, इस किताब में गलतियां हैं ये मैंने ही लिखी है, ठीक है। ये मैं बता दूं, ये रिकॉल्स की बुक है FCPS की, और ये 100% ठीक नहीं है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस बुक आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। अगर आपने पास पेपर्स के लिए कोई भी पूल देखना है, जेन्युइन पूल, तो ये सिर्फ यही बुक है जो अपडेटेड है, जिसमें 2010 से लेके 2022 तक के पेपर्स अवेलेबल हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कोई भी रिकॉल बुक का मकसद ये नहीं होता कैंडिडेट्स उस रिकॉल बुक को उसकी की के लिए पढ़ें। एक एग्जाम कैंडिडेट को ये बात सूट ही नहीं करती, वो किसी भी ऑथर की को अपनी की मान ले। उसको अपना थॉट प्रोसेस यूज करना है, अपनी अपना बैकग्राउंड नॉलेज यूज करना है टू मेक अ की, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। आपने आपके लिए हर रिकॉल की जो की किसी ने बनाई है क्यूरी है, until unless you have worked on it, ठीक है। तो इस तरह आप बड़े सेफ हो जाते हो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, रिकॉल्स रिपीट होते हैं 50%, कभी 60%, बहुत अच्छे लगता है तो 80% भी रिपीट हो जाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट रिपीट हो जाएगी। एक नई ऑप्शन आ गई जो उन अवेलेबल ऑप्शन से अच्छी है, तो फिर तो सिंगल बेस्ट वही बनेगी। आपने रिकॉल को रट्टा मारा होगा तो आप तो फिर वो मतलब रह जाओगे पीछे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अपनी थ्योरी अच्छी रखेंगे तो रिकॉल्स जस्ट गिव यू अ हिंट के एग्जाम में इस टॉपिक को कैसे पूछा जाता है, ताकि आप भी उसी तरीके से तैयारी करें। उसमें आपने रिकॉल्स को एज ए रिकॉल ही लेना है, एज ए की नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, ये बुक है, ये बुक तो मस्ट है ना, कि पास पेपर्स का सोर्स ही यही बुक है। अच्छा, इसके बाद ये इस बुक को करने के बाद आपने अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है सिंगल बेस्ट आंसर्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो रिकॉल्स करें, उसके बाद अगर आप FCPS के कैंडिडेट हो तो FCPS के रिकॉल है, MCPS के कैंडिडेट हो तो आपका टॉप प्रायोरिटी आपके MCPS के रिकॉल्स है, इनसाइड MCPS, वो भी रिटन बाय मी है। उसके लिए भी सेम एडवाइस है कि रिकॉल्स को एज ए रिकॉल्स लेना है, एज ए की नहीं लेना। की तो खुद बनाओगे तुम लोग, फिर पढ़ क्या रहे हो। और अगर आप कोई IIM का कैंडिडेट है तो IIM की बुक उसके लिए सबसे टॉप है, लेकिन FCPS के कैंडिडेट के लिए तो कोई चॉइस ही नहीं है ना, उसने तो अपना पूल भी करना है, उसने तो MCPS का पूल भी करना है, IIM का पूल भी करना है। IIM का पूल उसने IIM में किया होगा, लेकिन उसके बाद जो 2 नए पेपर आ गए हैं वो आपने करने हैं, ठीक है। तो ये एज ए होल CPSP का मेन पूल है। CPSP ने अगर भी कोई भी लेबर से क्वेश्चन लेना है तो वो मेन पूल से लेता है, वो सिर्फ FCPS के पूल से नहीं लेता। और उस पूल में दे ऐड समथिंग एल्स, कोई नया बज़वर्ड या कैच पॉइंट क्रिएट कर देते हैं थोड़ा सा चेंज करने के लिए, लेकिन क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस सेट हो चुके होते हैं उस टॉपिक को अंदाज से पढ़ने के लिए, तो एग्जाम में वो चीजें नहीं लगती, बट की फिर भी नहीं होगी, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर कोमा भी इधर उधर हो जाए तो की चेंज हो जाती है। ओके, तो ये आपकी जो सिंगल बेस्ट आंसर्स के लिए सबसे अच्छी बुक है, वो ये आपकी इनसाइट ही है। अवेलेबल यही है, मैं ये नहीं कह रही मुझसे अच्छी कोई लिख नहीं सकता, लेकिन अभी नहीं है मे भी आ जाए, ठीक है। तो वो तो आप खुद ही आपको पता चल जाता है कौन सी जो है अब अपडेटेड है, जिसमें रिसेंट पेपर्स हैं, ठीक है। ओके, FCPS MS और MS के लिए मैं ये बता रही हूँ, सिलेबस सेम है। जो सिलेबस FCPS का है वही MCPS का है, वही MS का है। कोई नई नई एंडोमेट्रियोसिस की या PID की या TB की गाइडलाइन नहीं आने वाली, यही है, ठीक है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेंज हो जाता है। मुझे लगता है MS के पेपर थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, फिर FCPS के होते हैं, और फिर थोड़े से कम डिफिकल्ट MCPS के होते हैं। तो मेरा जो बेंचमार्क होता है वो MSc होता है। मैं आपको डिफिकल्ट चीज से कराती हूँ तो फिर आपके लिए बड़ा इजी होता है कि उससे कम डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो यू कैन इजीली अप्रोच। I am not conducting any different session for MS, MCPS or FCPS. The same session is actually for MS, MCPS and FCPS. और इस वजह से जो MCPS और MSc कैंडिडेट्स हैं, they have highest maximum passing rate, क्योंकि they have to read on FCPS parameters. FCPS parameters में इसका सिलेबस इतना ज्यादा है कि वो फुली प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है। चलिए, अगर FCPS की मैं बात करूं तो FCPS के ना 2 पेपर्स होते हैं, सारे के सारे सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं। शॉर्ट एसेज का दौर ना खत्म हो गया FCPS में भी और MCPS में भी। कुछ MS लोकली कंडक्टेड यूनिवर्सिटीज कराती हैं, उधर शॉर्ट एसेज हैं, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में MS में भी सिंगल बेस्ट आंसर्स ही हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर FCPS में बता दूं या MCPS, पेपर सिंगल बेस्ट आंसर है 100%। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली अभी जो फैब में पेपर हुआ है उसमें एक और नई चीज आई है, और वो ये था कि पहला पेपर प्योरली ऑन ऑब्स था
और दूसरा पेपर प्योरली ऑन गायनी था, वरना अदरवाइज मिक्स होते थे। ठीक है, 50% आपकी ओब्स में से आता है, 50% आपका गायनी में से आता है। सेम फॉर एमसीपीएस एंड सेम फॉर एमएस। आईएमएम में ये होता था कि 70% ओब्स आती थी, बट ऑन एग्जिट एग्जाम, चाहे आप एफसीपीएस एमएस में हो या एमसीपीएस में हो, ये सारे एग्जिट एग्जाम है, इसमें इक्वल है परसेंटेज ओब्स की भी और गायनी की भी। और इसीलिए पेपर भी जो है उन्होंने डिफरेंट कर दिया। पेपर 1 जो पहले पेपर होता है वो उन्होंने ओब्स का कर दिया, सम टाइम ये गायनी का भी हो सकता है, लेकिन अब जो रिसेंट 1 एग्जाम हुआ है उसमें उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चन 100 के 100 अगर थे तो वो मेजोरिटी उस ओब्स के थे, और फिर दूसरा पेपर उसमें ज्यादातर क्वेश्चन गायनी के थे। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब आपने तो तैयारी पूरी करनी है ना, पहले ओब्स का दे दें या गायनी का दे दें या मिक्स क्वेश्चन करने। टेक्स्ट बुक मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक तो रखनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि एमआरसीओजी के एग्जाम्स प्योरली गाइडलाइन से पास होते हैं, बट व्हेन यू विल सी यूर ऑन पेपर तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो गाइडलाइन आंसर नहीं करती, बट उनके आंसर्स आपके ईबीएम या डीयू हर्स्ट में होते हैं और उन्हीं में ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें टेक्स्ट बुक एक तो अपना रखना पड़ेगा, चाहे वो अपडेट नहीं हुई तो ये अलग बात है, जो टॉपिक्स अपडेट हो गए हैं वो हम सिर्फ करेंगे गाइडलाइन से, लेकिन टेक्स्ट बुक को रखना पड़ेगा। लेकिन ये शॉज और वो टर्नबुल और जेफ कॉट, ये बहुत सारी और किताबें हैं, इन सब में मत जाएं, जस्ट कीप सिंगल बुक, एक बुक रखें जस्ट। ठीक है, जैसे आप पेरेंट बुक कह सकते हैं। तो फॉर मी इट इज ईबीएम, इट इज स्लाइटली मच इजियर टू रीड कंपेयर टू डी फर्स्ट। एक एवरेज कैंडिडेट के लिए ईबीएम को पढ़ना ज्यादा ईजी है। हाँ, ईबीएम एविडेंस बेस, हालांकि अभी एविडेंस बेस रही नहीं, एविडेंस ही चेंज हो गया 2017 के बाद, ये अपग्रेड ही नहीं हुई। लेकिन आई हैव कलेक्टेड दोज लिस्ट, मैंने वो टॉपिक कलेक्ट किए हुए हैं जो 2017 के बाद अपग्रेड हुए हैं, तो वो फिर हम गाइडलाइन से कर लेंगे, उनका अलग फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, वो नहीं पढ़ेंगे हम ईबीएम से। बस आपने स्टेप आप पॉजिटिव रहना है, किसी को खुद से ना कंपेयर करें। कोई किसी डिफरेंट सेटअप में ट्रेनिंग कर रहा है, कहीं ट्रेनिंग डिफिकल्ट है, कहीं ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा है, कोई मैरिड है कोई अनमैरिड है, किसी के बच्चे हैं और किसी कोई स्ट्रगल कर रहा है इनके लिए। तो डू नॉट कंपेयर योर सर्कमस्टांसेस एंड योर लाइफ विद एनीवन एल्स। ठीक है, बीट योर ओन रिकॉर्ड्स। आप एक यूनिक इंसान हो, आपके यूनिक पैरामीटर्स हैं, उन्हीं को बेस्ट वे में आपने यूज करना और आप ही ने करना और किसी ने नहीं करना, और उनको जानना निखारना भी आप ही नहीं है। ठीक है, हाँ, कैसे पढ़नी है मैं बाद में बताती हूँ, बाद में बताती हूँ, ये मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है पढ़ने का, ये लास्ट में बताऊंगी, छोड़े इसको। क्वालिटी नोट्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगी। लीव इट यस। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपके सोर्सेज कौन कौन से हैं। अब मैंने बताया कि जो आपका एग्जिट एग्जाम है ना, ये एफसीपीएस, ये मुश्किल, ये पेपर में आसान नहीं है, ये इजी पेपर हरगिज भी नहीं है। इसका सिलेबस ऐसा नहीं है कि एक बुक में आपको मिल जाएगा, यू हैव टू रीड अ टॉपिक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अभी मेरी इनफर्टिलिटी का टॉक्स का सेशन अभी खत्म हुआ है, तो उसमें मेल फैक्टर को बढ़ाने के लिए टॉक खोलना पड़ा, उसमें पीसीओ के लिए गाइडलाइन पीसीओ की खोलनी पड़ी, उसमें टीबी खोलने के लिए नाइस क्या की टीबी की गाइडलाइन खोलनी पड़ी, उसमें एंडोमेट्रियोसिस खोलने के लिए एशरी की गाइडलाइन खोलनी पड़ी। मतलब एक इनफर्टिलिटी बढ़ाने के लिए 10,000 सोर्सेज यूज करने पड़े हमें। तो एक एग्जाम कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि उसके स्टडी सोर्सेज क्या है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर एंडोमेट्रियोसिस एशरी से नहीं किया तो किलेंगे आपके लिए। अगर मेल फैक्टर नहीं किया इसके टॉक आर्टिकल से तो फिर आप अप टू डेट नहीं हो, फिर आपकी मैनेजमेंट है, आपकी कीज काफी बैडली इम्पैक्ट होंगी। ठीक है, चले तो हमारे जो स्टडी सोर्सेज हैं, एक तो हमने टेक्स्ट बुक चूज कर ली एविडेंस बेस्ड, ट्रस्ट करें मेरी बात मानिए, कर ले चूज। ठीक है, करनी पड़ेगी। you will see later on when you will appear, when you will start practice past papers कि ये क्यों जरूरी था करना। दूसरी बात ये कि ग्रीन टॉप गाइडलाइन हमारी होली बुक है, हमारी बाइबल है, मतलब बाइबल कहें या कुरान कहें, इतनी ही मुकद्दस है ग्रीन टॉप आपको एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है, कोई अभी तक मैं काउंट कर रही थी 75 लास्ट गाइडलाइन आई है, और कुछ गाइडलाइन ऐसी हैं 37A 37B 27A 25B, तो रफली अगर मैं बनाऊँ तो ये कोई बन जाती हैं 70+ गाइडलाइंस। ठीक है, 75 गाइडलाइन है, लेकिन कुछ गाइडलाइन जैसे गाइडलाइन नंबर 3 मिसिंग है, इस तरह भी मिसिंग है इनकी। तो अप्रोक्सीमेटली ऑन एवरेज आप सोचें 72 गाइडलाइंस हैं करने वाली। नाइस की भी कोई 20-21 गाइडलाइन है।
ठीक है। FSRH ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हम करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन, ये सारा FSRH से करना होता है। ठीक है। बैच गाइडलाइंस, ये सारे जो STDs हैं, जो इन्फेक्शन हैं, इनका जो हमारा सोर्स है ये बैच गाइडलाइंस होती हैं। फिगो से हमें सारे कैंसर्स करने होते हैं। हालांकि फिगो के अलावा भी कैंसर्स के लिए ब्रिटिश ऑन्कोलॉजी सोसाइटी की गाइडलाइंस हैं, लेकिन एक तो उनमें डिफरेंस है थोड़ा सा फिगो की निस्बत। हमारे सिलेबस में हमने फिगो करनी है। फिगो ये भी सोच लें डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम फिगो के लिए पहले डायबिटीज की गाइडलाइन यूज कर रहे थे, एनीमिया की कर रहे थे, अब तो खैर SHGP की अपनी बन गई है। तो फिगो हमने करना है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और फिगो हमने करना है ऑन्कोलॉजी के लिए। जैसे माइजेब्रास्टोलिया की जो गाइडलाइंस है वो हम फिगो से ही करेंगे। ठीक है। फिर NHS अपडेट पे सिर्फ एक गाइडलाइन है सिन पे, वो हमें करनी पड़ेगी। टॉग आर्टिकल्स तो बेतहाशा हो गए हैं, क्योंकि जैसे अस्थमा है और बहुत सारे और कार्डिक डिजीज हैं, या ये मेल फैक्टर आ गया इनफर्टिलिटी का, यूट्राइन एनोमलीज हैं, यूट्राइन परफोरेशन है, प्राइमरी मेनोरिया की, या पोस्टपार्टम यूरिनरी रिटेंशन पे हैं, जिनका और कोई सोर्स नहीं है, जिन पे गाइडलाइन है ही नहीं, तो वो हमने टॉग आर्टिकल से करनी है। बट डोंट वरी, ये लिमिटेड है, ये बेतहाशा नहीं है जैसे हमें करने पड़ते हैं बाकी एग्जाम्स, इंटरनेशनल एग्जाम्स के लिए। फॉर FCPS या MS या MCPS लिमिटेड टॉक आर्टिकल्स है, बट दे आर मस्ट टू डू, जो है वो आपको आई विल, जब जैसे ही हमारा कोर्स स्टार्ट होगा तो मैं बताती रहूँगी। सिंगल बेस्ट आंसर प्रैक्टिस करने में तो आप तो खो जाओगे ना, इतनी किताबें हैं, कोई 20-21 किताबें तो MRCG 2 पे हैं सिंगल बेस्ट आंसर्स की, और वो किताबें भी हैं जो आपने IMM में की थी, जैसे लेंज और प्री टेस्ट है। और फिर पास पेपर्स इतने ज्यादा आ गए हैं, IMM के अलग है, MCPS के अलग है, FCPS के अलग है, तो ये तो हजारों का पूल है। अब मैं ये नहीं कह रही हजारों का पूल करना नहीं है, जितना गुड़ उतना मीठा करेंगे तो सीखेंगे हर चीज में, लेकिन क्या एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है? 1 साल चाहिए फिर तो सिर्फ ये सिंगल बेस्ट आंसर्स को ही करने के लिए। तो एक्चुअली ये पेपर आता कहाँ से? किताब से ही आता है, थीरी से ही आता है। अगर आपकी थीरी अच्छी है तो फिर उसमें से 100 क्वेश्चन आए या 1000 आए, यू कैन अप्रोच दैट। तो इंस्टेड ऑफ दिस के बहुत ज्यादा MCQs बुक्स करें, वर्क ऑन योर क्वालिटी, अपने नोट्स अच्छे बनाएं, अपना अपना पूल अच्छे तरीके से करें। MCPS वाले हैं तो MCPS का करें, FCPS वाले तो FCPS का करें, और इससे बंदा पास हो जाता है। अब अभी आपको मैं रन करूंगी पिछले बच्चों का फीडबैक, तो वो पास हुए हैं। ठीक है। तो सिंगल बेस्ट चांसेस में फिर भी प्रायोरिटी सेट करें। आप बिजी मम है, या आप बिजी PG आ रहे हैं, या कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक सबसे टॉप प्रायोरिटी आपकी रिकॉल बुक है। फॉर FCPS की ही बुक है, इनसाइड FCPS कह लें मोर स्पेसिफिकली। ठीक है। उसके बाद फिर MCPS का पुल करना है, उसके बाद IMM का पुल करना है। इफ डन, देन ओपन योर MRCG 2 प्रैक्टिस बुक्स, उनसे नॉलेज जरूर मिलेगा। मे बी 2-3 क्वेश्चंस भी आ रहे हो, मे बी 10 क्वेश्चंस भी आ रहे हो, लेकिन वो क्वेश्चंस ऐसे हैं, दे आर डूएबल फ्रॉम योर थ्योरी। हमने गाइडलाइन नहीं करनी थी, हमें पढ़ना तो है, दे आर डूएबल। लेकिन फिर भी इन बुक्स में भी गलतियां हैं, बिकॉज गलतियां किस लिए हैं? अगर किसी पे गाइडलाइन चेंज हो गई है, जैसे ऑब्स्कुलरिटी की गाइडलाइन अभी 2022 में चेंज हुई है, इसमें जितनी कीज आपने MRCG 2 की बुक्स में देखनी है वो तो गलत हो गई। तो अगर आपकी थीरी ही अप टू डेटेड नहीं है, तो हाउ यू विल ब्लाइंडली फॉलो द की? मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक एग्जाम कैंडिडेट ने किसी क्वेश्चन को हर की नहीं पढ़ना, एज ए क्वेश्चन नहीं पढ़ना, की तो उसने खुद बनानी है। ठीक है। तो सेम अप्लाइज फॉर MRCG 2 बुक्स। मास्टरिंग में गलतियां तो नहीं कह सकती मैं, बिकॉज अब वो नहीं अपडेट हुई, या ब्राइन में है, मगुवान में, जितनी किताबें आप नाम लें। तो जब जो 2-2 अप्रोच है ना, आपको सिंगल बेस्ट आंसर्स को प्रैक्टिस करने की, वो अपनी वही ऑर्डर वही रखें। सबसे पहले FCPS का पूल करें, बीइंग FCPS कैंडिडेट, फिर MCPS का करें, बिकॉज पूल तो एक है CPSP का। IMM जरूर करें, क्योंकि लेबर के सारे क्वेश्चन मैक्सिमम मैं देखती हूँ IMM से ही आते हैं। वो आप कर भी चुके होते हो IMM में, तो उसको जस्ट रिवाइज कर लें, जो लास्ट के 2 रिसेंट पेपर हैं एटलीस्ट वो ही कर लें। और उसके बाद जो आपकी किताबें हैं, लेंज, विलियम, प्री टेस्ट, मास्टरिंग, जो आपको इजी लगे वो 2 या 3 भी कर लो। तो इससे ज्यादा तुम कर नहीं सकते। इंसान की ह्यूमन पॉसिबिलिटीज में इससे ज्यादा क्या होगा, जब आपकी अपनी थ्योरी के लिए इतनी बेताशा गाइडलाइंस और बुक्स हैं। तो इतना काम करें जितना तुम रिवाइज कर सकते हो, जो जिस तुम रिवाइज ही नहीं कर सकते तो फिर वो तो नीरा टाइम वेस्टेज है। डिप्रेशन एंड पर ना रिवीजन होगी, बट इतना रायता बिखरेगा। ठीक है। तो क्वालिटी पे फोकस करें, और जो तुम कर सकते हो उस पर फोकस करो। ठीक है। और पास हो जाता है ये पेपर।
बिल्कुल पास हो जाते हैं अगर एक स्मार्ट वे में तैयारी करते हैं। स्मार्ट वे यही है ना, एग्जाम ओरिएंटेड वे यही है कि आपको टिप पे आता हो। ठीक है, जो एमसीपीएस वाले बच्चे हैं ना, मैं अब तुम्हें क्या बताऊं अभी जो तुम लोगों का पेपर आया था ना एमसीपीएस का, अभी मार्च से पहले, आई थिंक तुम लोगों का पेपर अक्टूबर में था, सितंबर या अक्टूबर में था, उसमें कोई 50-60 क्वेश्चंस थे जो एमसीपीएस से आए हुए थे, 50-60 ऑन रिकॉर्ड। मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट बना के मुझे भेज दूंगी, अगर तुम काउंटर चेक भी करना चाहते हो तो कर लो, बिकॉज द पूल इज सेम। तो बिल्कुल है, जो अच्छा एमसीपीएस का कैंडिडेट है वो भी एफसीपीएस का पूल करेगा। एफसीपीएस भी तो करना ही करना है, एमएस में सब कुछ करना ही करना, लेकिन अच्छे एमसीपीएस कैंडिडेट ही करना है एफसीपीएस का पूल। अच्छे नहीं, एवरेज हैं तो फिर अपना ही करें और आईएमएम का करें। ठीक है, ओके। बुक्स का मैं बता चुकी हूँ। कोर्स की जो मेरे हाइलाइट्स हैं ये है कि 3 मंथ्स में हमने कोर्स कंप्लीट करना है, ताकि 2 मंथ्स में हम उसको रिवाइज भी कर सकें और लास्ट पे हम पास पेपर्स भी कर सकें। ठीक है, तो जो थ्योरी कोर्स में है उसमें थ्योरी कंपाइलेशन है, और थ्योरी के साथ ना टॉपिक वाइज क्विजेज हैं, कोई 30-40 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, और हर टॉपिक पे एक रिकॉर्डेड छोटा सा सेशन है, लेकिन जब वो मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तो एक बड़ा लाइव सेशन है उससे। ठीक है, जैसे अभी हम लेबर से अगर स्टार्ट करते हैं तो लेबर एक दिन हम आपको मिल जाएगी वीबैक की गाइडलाइन, एक दिन ब्रीच अकॉर्डिंग टू द प्लानर, एक दिन आप ईसीबी कर लेंगे, एक दिन आप नाइस की नॉर्मल और नॉर्मल लेबर फर्स्ट सेकंड स्टेज कंपेयर कर लेंगे, शोल्डर डिसोशिया कर लिया, इन्वर्जन कर लिया, इमरजेंसीज कर लिया, लेकिन टॉपिक वाइज तो ये चलता ही रहेगा ना। 10 दिन में अगर हम लेबर कंप्लीट कर रहे हैं तो 10वें दिन हम लेबर को एक लाइव जूम सेशन में ना उसका रिकैप कर लेंगे, ताकि वो हमारा क्विकली रिवाइज हो जाए, और फिर हम नया मॉड्यूल स्टार्ट कर लेंगे, इसी एंटीनेटल का स्टार्ट कर लेंगे, मेडिकल डिसऑर्डर का, फेटल इन्फेक्शंस का। ठीक है, तो डेली 1 टॉपिक और उसका एक क्विज, और एंड पे कंपाइल कर लिया थ्रू अ लाइव सेशन। ठीक है, इस अप्रोच से 75% लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। एग्जाम 75 पे ही पास होता है आराम से, विदाउट इवन डूइंग द पास पेपर 75 लेना बहुत इजी है इस अप्रोच से। लेकिन अगेन 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 जितना गुड़ उतना मीठा, अगर आप अपना पूल ऐसे ही करते हो जो डॉक्टर मैंने तुम लोगों को बताया है कि अपना पूल करें, फिर एमसीपीएस का करें, आईएमएम का करें, और फिर 2 या 3 कोई भी एमआरसीजी की बुक्स जो आपको पसंद है, जिनका जिनका आपको पता है कि यू कैन मेक योर ओन की अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एविडेंस, वी विल डिस्कस दैम इन आवर स्टडी ग्रुप्स एज वेल। मैंने 2 या 3 बुक्स चूज की हैं अपने स्टडी कोर्सेज में कराने के लिए, एक मैंने एंड्रयू, एक मास्टरिंग और एक रेखा। इसमें एक्सटेंडेड मैथ्स क्वेश्चन को निकाल के, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में नहीं आते, सिंगल बेस्ट आंसर आते हैं, हम सब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, तो ये काफी है। ठीक है, अच्छा, फिर कोर्स हाईलाइट में जो आपके साथ लाइव सेशंस की डेट्स हैं ये आप देख लें। लेबर के 2 सेशंस होंगे 6 एंड 7 मार्च को, एंटीनेटल पे एक लाइव सेशन होगा 15 मार्च को, टॉर्च, जिका वायरस, फिटल एंड मैटरनल सेप्सिस पे सेशन होगा 22 मार्च को, जूम पे होगा, 2 या 3 घंटे का होगा। पीआईडी यूटीआई पे 29 मार्च को होगा। फिर हमारा अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम HIV, टीबी, मलेरिया, टीबी और डेंगू कर लेंगे 5 मई को। फिर मेडिकल डिसऑर्डर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनीमिया, 3 जॉइंट टॉपिक्स हैं इसलिए एक ही दिन में रखे हैं। बाकी छोटे टॉपिक्स है, एपिलेप्सी है, जॉन्डिस है, थायराइड है, उप्स है, पोलियो, वो 19 को कवर हो जाएंगे मिसलेनियसली। फिर फिटल मेडिसिन, सारे स्क्रीनिंग टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट 26 अप्रैल को। 3 मई को हम एनॉमलीज, IUGR, IUDs कर लेंगे। ठीक है, जनरल गाइनी, एब्नॉर्मल ब्लीडिंग, फाइब्राइड, एडिनो, ये सारे पाम कॉइन की क्लासिफिकेशन, जितने भी इनके डायग्नोसिस बनते हैं, ये 10 मई को हो जाएंगे। ठीक है, फिर इनफर्टिलिटी 17 को, इनफर्टिलिटी अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, तो एक ही दिन में ही होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। अच्छा, फिर प्री मेलिग्नेंट एंड मेलिग्नेंट कंडीशंस आ जाएंगी 25 और 24 को। एडवांस और बेसिक पीरियड में गायरी हमारी आ जाएगी 30 और 31 को। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन में से मैंने मिस किया है, IUD के साथ ही कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह करेंगे तो 3 मंथ्स में ये हमारे पूरे मेजर मॉड्यूल्स कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन आपके जो टेलीग्राम पे ग्रुप्स बनेंगे ना, दे विल बी 14 ग्रुप्स। कॉलेज ने 14 ग्रुप्स में अपने सिलेबस को कंपाइल किया, मैंने उसको 10 में कर लिया, लेकिन बात एक ही है, मतलब कंपोनेंट्स जो टॉपिक्स हैं वो पूरे के पूरे ही होंगे। टॉपिक अगर मैं गिनूँ ना FCPS या MCPS के लिए, ये बनते हैं 110 या 112 टॉपिक्स, टोटल टॉपिक्स, मतलब 110 या 112 ऑनवर्ड।
ओब्स और गायनी सबके मिला के, ठीक है। तो इट्स मीन 90 डेज में कुछ दिनों में ऐसा भी होगा कि हमें 2 टॉपिक करने पड़ेंगे ताकि 3 मंथ्स में हम पूरा सिलेबस कंपाइल करें, ठीक है। रेस्ट डे का तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। इफ एनीवन इज गोइंग टू अपेयर इन अगस्त तो देयर इज नो रेस्ट डे। इतना बड़ा सिलेबस अगर आपने करना है तो फिर आपने जल्दी स्टार्ट करना है और कोशिश करें 1 या 2 टॉपिक अकॉर्डिंग टू द प्लानर आप कंप्लीट करें, ताकि 3 मंथ्स में अगर आपने इतना पढ़ा है तो नेक्स्ट 40 या 60 डेज आपको रिवाइज करने के लिए भी मिले। अच्छी रिवीजन नहीं है तो फिर अच्छा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते आप एग्जाम में, ठीक है। यू मस्ट हैव 2 months additional after going through the whole syllabus for revision and for solving the past papers। तो इसी वजह से 3 months में जब हमारा सेशन थ्योरी का कंप्लीट हो जाएगा, देयर विल बी एन एडिशनल सेशन, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ थ्योरी कोर्स, उसका नाम है क्रैश कोर्स। उसमें सिर्फ हम पास पेपर्स करते हैं। पास पेपर्स को बाय एनी मीन अगर कोई भी कहता है ना थ्योरी कोर्स में हम कराएंगे, वो झूठ बोलता है। हजारों का पूल हो ही नहीं सकता, या तो थ्योरी कंप्रोमाइज हो रही है वो, या पूल कंप्रोमाइज हो रहा है, या पूल छोटा हो रहा है, ठीक है। और हर क्वेश्चन पे प्रोसेस करना पड़ता है, हर क्वेश्चन पे प्रोसेस करना पड़ता है। उसको बैलेंस करो, उसमें कैच पॉइंट्स ढूंढो, उसकी आइडियल की बनाओ, उसकी एक्सक्लूजन की बनाओ। इतनी एफर्ट एक एक क्वेश्चन पे करें तो इसके लिए ही आपको 60 डेज चाहिए, वो भी कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैट होम के प्लेटफॉर्म पे एफसीपीएस एमसीपीएस की तैयारी 2 कोर्सेज के थ्रू होती है। एक थ्योरी कोर्स के थ्रू जिसमें हम प्रॉपर थ्योरी करते हैं, टॉपिक वाइज रिकॉल्स कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये होता है, दूसरा उसकी एडवांस फॉर्म है, मतलब आपके सारे आप पास पेपर्स करते हो, रिट्रोग्रेड थ्योरी को रिवाइज करते हो, रिवीजन प्लस पास पेपर्स। और जिसकी अच्छी थ्योरी है उसके लिए वो 60 डेज अच्छे गुजरते हैं, जिसकी थ्योरी अच्छी नहीं है उसके 60 डेज जो है वो अच्छे नहीं गुजरते। डबल टाइम, डबल मेहनत और डबल स्ट्रेस। तो अभी से अगर आप तैयारी करते हो, इफ यू आर प्लानिंग टू अपेयर इन अगस्त, तो एटलीस्ट यू हैव टू कीप 3 to 4 क्वालिटी आवर्स पर डे टू रीड। सिलेबस अच्छा खासा ज्यादा है, पढ़ाते पढ़ाते नहीं संभलता तो पढ़ने वाले पे क्या गुजरेगी। लेकिन ये इट्स अ डूएबल थिंग, अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज्ड होकर अप्रोच करोगे तो ये आराम से हो जाएगा। आपके नोट्स अच्छे बनेंगे, आप उसको रिवाइज अच्छे तरीके से कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन पास योर एग्जाम। ओके, रिपीटर्स के लिए मेरी सजेशंस हैं कुछ, क्या हिम्मत नहीं हारनी, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, ठीक है। नो वरीज, अल्लाह की तरफ से सेकंड मौका मिला है संभलने का, उठने का। तो हाउ यू विल रीस्टार्ट, हमेशा आप देखें बजाय इसके कि ब्लाइंडली दोबारा से सिलेबस को करें। जो मेरे बच्चे रह गए थे, थर्ड मौका है तो कोई बात नहीं, अजनबी को याद करो, 17 मौके मिले थे, हारा नहीं था यार। फेल तो वो होता है जो फेलियर को एक्सेप्ट कर लेता है। इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर फेलियर, दे आर जस्ट और दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग हो रही है। किसी की ज्यादा लर्निंग फेस चलती है, किसी की कम चलती है, ठीक है। इसको पॉजिटिव साइड पे लें आप। बाकी सारी जिंदगी इस एग्जाम में मेहनत किया है, मतलब एफसीपीएस वो एफएससी में इतने जलील हुए, एंट्रेंस टेस्ट दिया, एमबीबीएस में जलील हुए, फिर जॉब जॉब नहीं हुए, ट्रेनिंग नहीं मिली, फिर एफसीपीएस किया, इंडक्शन की, इतनी घटिया ट्रेनिंग की, सावर की काल की, बच्चे कंप्रोमाइज किए। अब तो खीर खाने का टाइम है, तुमको हमसे होता नहीं, तो तुम तो सबसे बड़े बेवकूफ हो, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जिट एग्जाम। थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा प्रैक्टिस इंप्रूव करो अपनी, थोड़े फोकस्ड रहो, इस एग्जाम को थोड़ी सी प्रायोरिटी दो। और वो जो गैर जरूरी जंगे हैं वो ना लड़ो, एक ही जंग लड़ लो एक ही वक्त में, पास हो जाएगा। तुम लोगों को मसला क्या होता है, तुम लोगों के रिप्रोडक्टिव ईयर होते हैं ये, तुम्हारी पोस्टनेटल डिप्रेशन, प्रेगनेंसी की डिप्रेशन, बंदे की डिप्रेशन, सास की डिप्रेशन भी इन्हीं इसी एग्जाम पे आके कंपाइल हो जाती है। और तुम लोग इतना लंबा सफर करते हो तो ऑब्वियसली वो थकावट भी ऐड हो चुकी होती है, और ट्रेनिंग भी नई नई खत्म हुई होती है। मतलब एक फजूल किस्म की जो है ना, सारे विशियस पॉइंट्स यहाँ आके जमा हो जाते हैं, ऊपर से एक दफा एग्जाम पास ना हो। लेकिन यहीं से तो संभलना है, यहीं तो तुम लोगों के नर्व्स का टेस्ट है, यहीं तो तुम लोगों की ब्रेवरी का टेस्ट है। और तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले थे इस जन्म में? मैं अपनी बात बताऊंगी तुम सब बैठ के रोना शुरू कर दो क्या इस दिल नात वहां पे गुजरी है तो गुजरी है, लेकिन टेक इट पॉजिटिव। ये हमारा अल्लाह ने हमारी सलाहियतों का टेस्ट लेना है और हमने पास होना है, ठीक है। हमने जब इतनी मुश्किल मौकों पे गिव किया तो हम अब भी नहीं करेंगे गिव अप। ओके,
बच्चा बीमार हो तो फिर बच्चे माँ बन के सोचो, छोड़ो किताबें। इतने जालिम नहीं बनो। फैमिली यार, फैमिली प्रायोरिटी है। ये इतने इन बच्चों का टाइम फिर कब आएगा? ठीक है, टाइम मैनेजमेंट सीखें। टाइम मैनेजमेंट सीखें, ये डूएबल चीज़ें हैं। मीन्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, आपके पास आपको पढ़ने के सिर्फ एक अच्छे कैंडिडेट को 4 महीने, एवरेज कैंडिडेट को 6 महीने पढ़ने के लिए चाहिए, एग्जाम पास हो जाता है। इन 6 महीनों को प्लान तब करो आपके हस्बैंड का पेपर ना हो। दोनों ने जरूर पेपर देनी है एक ही अटेम्प्ट में। मतलब बंदा भी किताब उठा के बैठा, तो तुम खुद भी दे के बैठे हुए हो, तो घर में तो फिर घर कौन संभालेगा? ठीक है। दूसरी बात ये कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर लो 6 महीने के लिए। ठीक है, और डोमेस्टिक हेल्प ले लो। ठीक है, कोई अच्छी मेड रख लो, कोई कुक रख लो, हफ्ते में सारे खाने को पका के फ्रीज कर लो, बहुत सारी चीजें हैं। शादियां ना अटेंड करो यार 6 महीने में, कोई शादी अटेंड ना करो, जरूर करनी है नहीं 6 महीनों में। सेक्रीफाइस करो, प्रायोरिटाइज करो एग्जाम को, हो जाएगा। और जिनसे लड़ना है उनसे बाद में लड़ लेना कंसल्टेंट बन के। ठीक है, ओके। तो प्लान करें अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी के इवेंट्स प्लान करें। वो कहते हैं ना, प्लान्ड कंसेप्शन होनी चाहिए। तो एफसीपीएस और ये जो आपके एग्जिट एग्जाम है एमसीपीएस का, ये भी प्लान्ड होना चाहिए। ठीक है, चलो तो भाई क्विट नहीं करना, देयर इज नो वे। अपनी किश्तियां जला दो। अब आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। ठीक है, एक तो वही बताया, चूज योर वार वाइजली एंड प्रायोरिटाइज योर एग्जाम। ठीक है, हर किस्म से एडवाइसेस ना लें, और जो जो जिनका एग्जाम रह गया उनसे तो बिल्कुल नहीं लेना। उन्होंने तुम्हें मायूस ही करना है। जो पास हुए हैं उनकी एडवाइसेस लेनी है। ठीक है, सी ऑन द ब्राइटर साइड। शॉर्ट टर्म प्लान्स ना बनाएं। ठीक है, अच्छे लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएं। शॉर्ट टर्म प्लान से मुराद मेरी ये है कि छोटे छोटे टॉपिक्स करना है, छोटी छोटी किताबों से, या क्लिनिकली चीजों को ना देखना। आपके क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं, उनमें उलझ जाना, कैच पॉइंट्स को मिस कर देना, इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसलिए बस मैंने शॉर्ट टर्म प्लान में बहुत सारी बातें मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। ठीक है, और स्मॉल स्मॉल स्टेप्स से उनको अचीव करें। शॉर्टकट्स मत लें, शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में। अच्छे लोगों के लिए शॉर्टकट्स नहीं होते। ठीक है, और उनकी से सक्सेस भी परमानेंट नहीं होती। बाकी जो आपके वीक एरियाज है ना रिपीटर्स, उन पे फोकस करें। आपने एग्जाम दिया, आपको लगा लेबर में मसला है, तो फ्रॉम टारगेट योर लेबर फर्स्ट। कॉन्ट्रासेप्शन तंग कर रही थी, कॉन्ट्रासेप्शन से स्टार्ट कर दें। मेनोरिया नहीं समझ आता, फिर मास्टर करें मेनोरिया में। अभी तो फिर आपने इसको मेनोरिया अभी तो पढ़ना है, आपने छोड़े हर चीज मेनोरिया के पीछे पड़ जाए। इन्फेक्शन नहीं समझ आता है, पर पीछे पड़ जाओ इन्फेक्शन के। व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे। ठीक है, ऐसे ना करें कि 67% स्कोर था पिछली दफा, तो दोबारा भी उसी अंदाज से तैयारी की। अब दोबारा भी उसी अंदाज से तैयारी करोगे तब भी 67 ही आएगा ना। कुछ नया करना है, कुछ नई चीज इसमें ऐड करनी है। देयर इज अ कांस्टेंट फैक्टर इन योर प्रिपरेशन इफ यू आर रिपीटिंग द सेम स्कोर। अगर सेम स्कोर आ रहा है तो सेम तैयारी है, सेम मिस्टेक्स हैं, फिर उनको इम्प्रूव करें ना। हर एक के लिए कोई ना कोई डिफिकल्ट एरिया होता है जो एग्जाम में तंग करता है, जिससे आपकी की नहीं बनती। आपको अच्छे तरीके से पता होता है ये कि नहीं आता है, इससे आगे मुझे बस हो गई मेरी, तो वहां से आगे जाना है। ठीक है, मैं आपसे ये कहूंगी, इफ यू आर रिपीटर तो बातें बिल्कुल नहीं करो। अगर आप रिपीटर है ना, तो आप थ्योरी से ना स्टार्ट करें, साइड बाय साइड आप अपने पास पेपर्स भी खोलें, साथ साथ करें। ठीक है, लेट्स सपोज रिट्रोग्रेड स्टडी से मेरा प्लान ये है कि यू हैव स्टार्टेड द रिकॉल्स। उसमें सारे लेबर्स के रिकॉल्स आपने मार्क किए हुए हैं, आपने एक डिफरेंट कलर से जो भी आया। तो आपने जब लेबर पढ़ना है तो पहले लेबर रिलेटेड रिकॉल्स एक दफा देखने हैं। ठीक है, फिर आपको पता होगा कि आपने पढ़ना क्या है। लाइक 9 सेंटीमीटर पे मरीज है, लेट्स सपोज 9 सेंटीमीटर पे मरीज है, पिछले 2 घंटे से डायलेट नहीं किया। अब आपने डिफरेंट अंदाज से पढ़ना है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में तो ये था ना 4 आवर में 2 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर में क्या करोगे? ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर 1 आवर, 2 घंटे से नहीं किया तो फिर यही लेंगे ना।
तो फिर आपने देखना कॉन्ट्रैक्शंस कैसी हैं, बोर हैं तो लगाओ सेंटर, एरम नहीं हुआ तो करो एरम। तो इस तरह से जाके तुम लोग जाओगे रेट्रोग्रेड, पहले एक प्रॉब्लम सर पे पड़ेगा, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढोगे, तब थ्योरी रिफाइन हो जाएगी। दिस इज आल्सो अ गुड थिंग, ठीक है। अच्छा, अगर पहले एमसीपीएस का पूल या आईएमएम का पूल नहीं किया तो जरूर इसको ऐड करें। अगर आप रह गए थे फैब में तो अगस्त वाली अटेम्प्ट को स्किप ना करें, बिकॉज अभी आप मोमेंटम ना ब्रेक करें। अभी तो आप पेन में हो तो इस पेन को यूटिलाइज करें, ठीक है, नींदें हराम करें। बाकी स्टडी स्टफ आप क्रिएट करते रहें। अभी जैसे आपने सीडीजी पढ़ी थी, अब दिसंबर में नई नई गाइडलाइन आ गई है अभी 2022 में, मतलब जनवरी शुरू होते ही नई गाइडलाइन आई थी, तो वो सीडीजी नई वाली पढ़नी है, ठीक है। और बस छोड़ देंगे, ना ज्वाइन करें एमसीपीएस। मैंने सोचा था वी विल से, लेकिन ना करें। ओके, तो मेरा रिपीटर्स के लिए यही प्लान है, ठीक है। ज्वाइनर्स के बाद मैं बताती हूँ कि हाउ यू शुड स्टडी एनी टॉपिक। आप मुझे खुद भी बता सकते हैं, मतलब मैं कोई रैंडम टॉपिक पे भी आपको गाइड कर सकती हूँ कि वो कैसे पढ़ना होता है, या फिर मैंने खुद भी डिसाइड किया होगा कि मेडिकल डिसऑर्डर कैसे अप्रोच करने हैं, ऑन्कोलॉजी कैसे, यूरोगाइनी कैसे, मैं हर टॉपिक पे ब्रीफली बताऊंगी जी। इनसाइड रिकॉल्स हर दुकान पे अवेलेबल है, नहीं है तो होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। आप कोर्स कोऑर्डिनेटर से कहें, मेड होम के ऑफिस में बड़ी होती है बुक्स, हम होम डिलीवरी कर देंगे। चले लेबर के आपके इजी मुबारक को, फिर मुश्किल क्या आया था रास्ता। ओके, नो वरीज, पेपर डिस्कस करूंगी मैं, पेपर नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि तुम लोगों का पेपर भी मुझे गाइड करता है कि मैंने नए सेशन में क्या बातें ऐड करनी है, किस अंदाज से अपने सेशंस को मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो ये हम करेंगे। मैम इस दफा ना एमआरसीओजी बुक्स के आए थे, और एमआरसीओजी बुक्स हमने जो है सारी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ प्री टेस्ट किया था और जो है मास्टरिंग, ये बात और ये बात बाकी बहुत आई विल टेल यू, वो जो आई है ना, आप मेरे कोर्स से हैं तो आपको पता है मैंने उसी दिन ही पूरा का पूरा पूल कंपाइल करके आपके क्लोज ग्रुप में डाल दिया था। मैंने पढ़े हैं सारे क्वेश्चन। आपको लगता है हमारे से जो बुक से हैं, बट मैं मुझे तो लगता है गाइडलाइन से हैं, टॉपिक से। हमने तो टॉपिक गाइडलाइन पढ़ा है तो हम कर लेंगे। अभी मुझे कुछ, कल मेरा आईबीएम का ओरिएंटेशन सेशन था, उसमें एक बच्चे ने कहा मैडम सारे क्वेश्चन लेन से आए हुए थे। मैंने कहा कौन सा आया हुआ था, उसने कहा 4 ml का 4 ml फेटल मेटरनल हेमरेज है, उसमें ये देखेंगे इस बुक से आया हुआ है। मैंने कहा ये तो बुक हमने पढ़ा था थ्योरी में, 4 ml 1 ml पे 125 यूनिट्स देनी है तो 4 ml पे 500 दे देंगे, इसमें क्या है। मैम उसमें हीमोफीलिया की ट्रांसमिशन आई हुई थी, हमें सबको पता है एक्सलिन रिसेसिव है, अगर उसका अब्बा कैरियर, उसके अब्बे को हीमोफीलिया है तो वो डेफिनेटली उसको वो कैरियर होगी, वो एक्स आया था हमसे उसमें। आप अपना प्रोसेसिंग करें, आपकी थ्योरी अच्छी है, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। आप वो ही एक क्वेश्चन डिफरेंट एमसीक्यूज बुक्स में आएगा, आता रहे। और हमने कौन सा एमसीक्यूज बुक की को ऑप्ट किया है, हमारी तो एक अपनी स्टैंडर्ड अप्रोच है ना। हाँ, लेकिन एमआरसीडी की एक या दो हम करेंगे, नो वरीज। मैं आपका पेपर आपसे डिस्कस करूंगी तभी आपकी तसल्ली होगी। मैम ये हम जो बात करते हैं ना एमआरसीओजी बुक्स में से एग्जाम आया था, वो हमें मतलब मुझे अपना डेफिसिट इसलिए लगता है कि वो जब मैंने इतनी लंबी स्टेम पढ़ने लग गई ना, वो मुझे कोई आधे पेज की 7-8 लाइंस थी, वो जब पढ़ी उसके नीचे ना जो आंसर थे ना वो भी कोई 2-2 लाइंस के थे, मतलब इतनी ना 10 मिनट लगे उसे समझने में। फिर उसका जवाब तो आता था, लेकिन ना मतलब उसको करते करते ना एक एमसीक्यू के अंदर 10-12 मिनट लग गए, तो एंड पे टाइम बहुत कम बच गया। यही अगर हमें पता होता कि एमआरसीओजी बुक के अंदर से आया हुआ ये पढ़ा होता तो फौरन से उसको टिक कर लेते। क्या मैं अब इसमें आपसे क्या मैं कहूँ इसमें, जस्ट एक मिनट। ओके, तो मैम हमने जिस तरह से तैयारी की थी ना, आपका कोर्स भी ज्वाइन किया था, ईपीएम भी पढ़ा, ड्यूहर्स भी पढ़ा, और वो टॉपिक्स हमने नोट किए और उनको गूगल में जाके गाइडलाइंस से सर्च किया, गाइडलाइंस की समरी पढ़ी। हाँ, एक्सप्लेनेशन पढ़ने का टाइम नहीं मिला था हमें क्योंकि वो काफी लंबी होती है, तो सिर्फ समरी पढ़ के गए थे। और एंड पे थ्योरी की जो नोट्स हमने बनाए थे वो भी रिवाइज किए, तो अब समझ नहीं आया। हाँ, आई विल नॉट लीव यू पीपल अलोन, नो वरीज। मैं आपको आप ही के पेपर से ही हेल्प करूंगी, और वही पेपर ही जो आपका रह गया था ना, यही आपको बताएगा कि वेयर यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ,
ठीक है। और डॉक्टर वो हिरा, जनरल मुझे कुछ कहना है कि 5 साल के बाद मैंने दिया था पार्ट 2 का पेपर, और मैंने 1 महीना सिर्फ आपका नवंबर 30 को ज्वाइन किया था मैंने आपका थ्योरी, और फिर फौरन मैंने 1 जनवरी को आपका क्रैश ज्वाइन कर लिया था, और बाद में 20 से मेरी बहन की शादी भी थी। तो यानी मैंने सिर्फ 1 महीना पढ़ा, आपके लेक्चर सुने, और लेक्चर सुने सिर्फ मैंने, और पहले मेरी थ्योरी अच्छी थी, यानी 5 साल पहले। बीच में मैंने एक और एग्जाम दिए थे। तो आपको मेरी परसेंटेज 65% आई है सिर्फ अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करके, और जो आप एमसीक्यू कराती थी और उन पे डिस्कस करती वो सिर्फ सुन के। और जो एमसीक्यू बुक है मुझे नहीं लगता कि वो बेनिफिशियल है, आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, तो आप हर क्वेश्चन आराम से समझ के आंसर दे सकते हो। ये हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं डर गई, मैंने कहा तुम कहोगी मैडम 65 आए हैं, आपकी वजह से 75 नहीं आए। नहीं, 1 महीने में 65 तो मुझे लगता है कि ये तो कोई बस चमत्कार हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने पहले 2 दफा एफसीपीएस किया था, पार्ट 2 अटेम्प्ट किया था, और मैं अपने वार्ड की सबसे अच्छी होती थी स्टूडेंट, तो मुझे इतने डीप थ्योरी मुझे पता होती थी, मगर जब क्वेश्चन आते थे तो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आता था कि ये कहाँ से समझ, मुझे मतलब समझ नहीं आता था। जब मैंने आपने जब क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया, रिकॉल्स को एक्सप्लेन किया, सिर्फ ये नहीं कि ये कौन सा सही है कौन सा सही है, तो फिर मुझे पता चला कि ये लोग आखिर हमसे चाहते क्या है आंसर्स में। मैं इतना डिसअपॉइंट हुई थी कि मैंने 5 साल दिया ही नहीं था पेपर, यानी मैंने जाके कैनेडियन एग्जाम दे दिया, उसमें पास भी हो गई, मगर ये एफसीपीएस तब तक समझ में नहीं आया जब तक मैंने आपके लेक्चर नहीं सुने। आप एफसीपीएस में मास्टर्स हैं, बस मैं कहती हूँ इस आपके अलावा मैं कुछ भी पढ़ूंगी नहीं कुछ, और आप ही के समरी कार्ड्स, आप ही के लेक्चर्स, बस। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह। थैंक यू। मैम आप इसे मैम ट्रैक हम लोग करें। आपने कोई कमी की है? आपने कुछ भी नहीं कमी की मैम, आपने बहुत ज्यादा अच्छा वाला किया है काम, बस हमारे अपने ही दिमागों में। इंशाल्लाह दिस टाइम, इंशाल्लाह डॉक्टर हिरा, अल्लाह आपको बहुत इसका सवाब देगा वाकई। आप ना गिव अप नहीं करना, ठीक इतना है? होपलेसनेस से निकाल दिया आपने मुझे ना, मैं होपलेसनेस से निकल गई। और फर्स्ट टाइम जो मेरा एफसीपीएस हुआ था उसमें मेरा सिर्फ 1% कम था, उसके बाद इतनी डिस्टार्ट हो गई, मुझे याद है मैं बाथरूम में खड़ी होके शीशे के आगे 2 घंटे रोई थी। बहुत रोई थी। अच्छा, ये देखो एक फीडबैक आ गया है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि आई हैव टू गिव एग्जाम 2 टाइम्स। अब देखें जो पहली दफा रह गए हैं अब इनसे सीखे, डॉक्टर फौजिया इनका नाम है। अच्छा, इनके उल्टे सीधे नाम मेरे कोर्स कोऑर्डिनेटर ने सेट सेव किए हुए हैं, उसने इन्फो ली होगी तो साथ में ऊपर इन्फो लिख दिया। एनीवे आई1 की कैंडिडेट थी बट दोबारा एफसीपीएस में भी ज्वाइन किया इसलिए आई1 लिखा हुआ। एनीवे पास ये आपके सामने नजर आ रहे हैं, दूसरी दफा में इन्होंने पास कर लिया। ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, टीचिंग थिंग्स माइट हैव टेकन यू इयर्स टू लर्न, गॉड ब्लेस यू, जज़ाकल्लाह फौजिया। फिर अनदर इम्पोर्टेंट बहुत सारे, मतलब मैंने आपको बोला था अगर आप किसी को पास करना है ना बच्चों, आपने उन लोगों को से एडवाइस लेनी है जिन्होंने पास किया है। जो रह गए हैं ना प्लीज आप जो है ना, मतलब उन उन उन, उन वो उन्होंने मेहनत जरूर की है, लेकिन आप उनसे एडवाइस लेंगे तो थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि भाई उनसे भी नहीं हुआ तो हमसे भी नहीं होगा। आपने तो करना है ना, तो आपने ब्राइटर साइड पे देखना है कि देखिए इसने दूसरी अटेम्प्ट में किया। मेरे पास एक कैंडिडेट है, वुड यू बिलीव, मेरी अपनी स्टूडेंट है, मैंने तो 2019 से पढ़ाना शुरू किया, वो तब से मेरी कैंडिडेट है, अभी तक पास नहीं हुई। हर सेशन मेरा ज्वाइन करती है, हर दफा कहती है, मैंने कहा तुम मेंटर चेंज करो भाई, 13वीं अटेम्प्ट हो गई है। कहती नहीं मैडम कसूर मेरा अपना है। मतलब एक बच्चा 2019 से लेके 23 तक कॉन्टिन्यूसली एवरी ग्रुप शी इज ज्वाइनिंग मी, और फिर भी अगर वो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दे रही है कि मैडम डेफिशिएंसी ऑन माय पार्ट एंड कंटिन्यूअसली ज्वाइनिंग मी, तो मैं भी आपसे यही कहूंगी कि इम्प्रूव आपने खुद को करना है। किसी बुक को ब्लेम ना करें कि इसकी की गलत है, किसी चीज को ना ब्लेम करें, क्योंकि एग्जाम कैंडिडेट ने अपना रास्ता ना खुद बनाना है और अपने आप को भी मोटिवेट आपने खुद ही करना है, और ये आप ही की जंग है और लड़नी भी आपने है। व्हाट आप वी कैन डू, वी कैन यू नो गिव यू अ प्लेटफॉर्म टू स्टडी। हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, सीधा रास्ता दिखा सकते हैं। ये देखिए सिर्फ दिखा सकते हैं, चलना खुद है। ठीक है, चलें। तो ये देखिए शहनीला पास हुई है, मदीहा पास हुई है, डॉक्टर सिंधु है, लॉट ऑफ एग्जाम्पल, ये 85 बच्चे हैं टोटल मैं काउंट करूँ तो ये भी तो पास हुए हैं ना। आप ही जैसे थे, किसी की दूसरी अटेम्प्ट, किसी की तीसरी अटेम्प्ट, ठीक है, तो हो गए, आप भी हो जाओगे। तो जस्ट आई टू मोटिवेट यू पीपल आई एम शेयरिंग इट।
अच्छा, डॉक्टर रिहाना ने कुछ कहा था मुझे। Nói Banjo. अच्छा, अब मैंने ना आफ्टर दिस, तुम आपने सो मैनी मोटिवेशनल स्टोरीज देखी होंगी, अभी इन लोगों ने पास किया, डेफिनेटली आप भी इंशाल्लाह करेंगे। तो बस मैं यही कहूंगी कि आपने ना बस क्विट नहीं करना, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि पढ़ना कैसे है। जो बिगिनर्स है उनके लिए एक एडवाइस है कि जो आपके मॉड्यूल्स है ना उनको ऑर्गेनाइज करें, फोल्डर्स बना लें अपने, क्योंकि आगे आपने टॉक्स भी देने हैं। तो फिर क्या होगा कि लाइक आपने अगर मेडिकल डिसऑर्डर पे अपना सेपरेट किया हुआ स्टडी मटेरियल, तो उसी में ही आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। आप उसके हिस्ट्री पॉइंट्स ऐड कर देंगे, उस केस की मैनेजमेंट ऐड कर देंगे, तो आपको ये खबारी बाद में नहीं होगी। आज की क्यूबी आपकी एफर्ट जो है ना, आपके हर एग्जाम में और इवन व्हेन यू विल बी ए कंसल्टेंट काम आएगी। आपको ये खबारी नहीं होगी मेटफॉर्मिन की डोज कितनी है, कितने की आती है, सीसी की कितनी डोज है, कितने की आती है, कंपैरिजन में लेजर है वो कितने की आती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इस पेशेंट में क्यों नहीं देनी, क्या मतलब लॉट ऑफ थिंग्स यू विल राइट इन दीज फोल्डर्स। यार उम्र आपके काम आएंगे, अभी से ही इनको ऑर्गेनाइज करें और उनकी क्वालिटी पे एफर्ट करें, ठीक है। आपकी रोजी रोटी तो आपका गायनी ओब्स ही रह गया ना। एक बंदा जिसने 30 साल का हो गया, सारी इन्वेस्टमेंट अपनी उम्र की गायनी ओब्स में की है, तो अगले 30 ईयर्स में तो आपने करना है, ठीक है। जो आपने इससे आपने आपका जो पूरा फैमिली है, ब्रेड एंड बटर है, या आपकी जो भी अपने करियर के साथ ऑनेस्टी है, वो डिपेंडिंग अब करती है। अब अगर अच्छे काम करोगे तो फिर ज्यादा आगे तक जाओगे, ठीक है। पेशेंट आपके इम्प्रूव होंगे, मजीद आपको अच्छा लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने क्वालिटी नोट्स बनाते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, ये आपका लाइफ टाइम एसेट बन जाता है। मेरे अपने नोट्स मेरे पास अभी तक पड़े हुए होते हैं, और जब भी मैं कोई टॉपिक लेती हूँ तो मैं ऑलवेज आई ओपन देम। कोई मुझे नई बुक लिखनी है, वो मेरे लिए बड़ा एक होते हैं। मुझे लोग पूछते हैं कि आपने 20 बुक्स लिखी हैं, हाउ यू कैन राइट 20 बुक्स। मैं कहती हूँ मैं 200 भी लिख सकती हूँ। मैं अब राइट फ्रॉम माई ट्रेनिंग आई एम वर्किंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन क्वालिटी। और आपको पता है जैसे कि अभी जैसे एक मैंने किताब लिखी इनसाइट, ये मैम एमसीपीएस एफसीपीएस 3 है, या द कॉल्स की बुक है। तो ये 3 किताबें पेपर वाइज है, स्टिल देयर इज मैनी वर्क टू डू। इनको टॉपिक वाइज किया जा सकता है, मॉड्यूल वाइज किया जा सकता है। इसी तरह आप एक ही टॉपिक रिलेटेड बाकी कंपोनेंट्स को मतलब इनफर्टिलिटी पे जितनी गाइडलाइन है नाइस की, जीटीबी की, एशरी की, एक जगह पे कंपाइल करके नई बुक बन सकती है। तो करने वाले के तो लिए दुनिया कहते हैं ना एक ओपन चीज है। टॉप इज ऑलवेज वैकेंट। किसी भी काम को अच्छे बेहतरीन अंदाज में कोई भी कर सकता है। किसी ने कर लिया है तो वो आखिरी हरफे आखिर नहीं, आप उससे अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, क्वालिटी पे फोकस करना, लाइफ टाइम आपकी अचीवमेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम अगर बात करें, आप मुझे बताएं कि आपको कोई टॉपिक कैसे पढ़ना चाहिए। आप गिव मी एन एग्जांपल। नहीं, सोने वाला नहीं है सानिया, ये सुला रही हूँ। ओके, अगर कोई भी गाइडलाइन पढ़नी है ना, फॉर एग्जांपल ग्रीन टॉप गाइडलाइन से स्टार्ट किया है, या कोई भी गाइडलाइन है, या कोई ईबीएम से कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को ना आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। आपने सारी इंफॉर्मेशन जो परसेंटेज फिगर्स वाली है वो सेपरेट रखनी है, ठीक है। जो टू द पॉइंट रिकमेंडेशंस हैं वो सेपरेट रखनी है, और थर्ड पे आपने रखना है कि इसमें किस तरह के रिकॉल्स आए हैं। मतलब अगर अपने नोट्स बनाने हैं ना, तो 3 हिस्सों में आपने नोट्स पे
वर्क करना है। पहले हिस्से में उसमें जितनी फिगर परसेंटेजेस हैं वो आ जाए। लेबर में जैसे इंडक्शन कितने परसेंट है, ट्रायल कितने परसेंट है, पीपीएच का रिकरेंस कितने परसेंट, कितनी ज्यादा चीजें हैं, मोर्टेलिटी कितनी है एब्रॉर्प्शन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं। अगर आपने लेबर के सारे परसेंटेजेस अलग से लिख लिए हैं तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो गई है, बहुत आसान हो गई है। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरे मरहले पे या दूसरे पॉइंट पे या दूसरे स्टेप पे जो रिकमेंडेशंस हैं, रिकमेंडेशन से 80-90% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वो रिकमेंडेशंस बाय हार्ट याद करनी है। थर्ड पे आपने देखना है कि इस टॉपिक पे कितने रिकॉल्स आए हुए हैं। यू विल सी मी इन लाइव सेशंस। पहले मैं इतना फ्रीक्वेंटली लाइव सेशंस नहीं लेती थी, मोस्टली रिकॉर्डेड होते थे, लेकिन अब लाइव सेशन इसलिए ऐड किए हैं कि पूल थोड़ा ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, एग्जाम का पैटर्न ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, तो पिछले वाला कंटेंट, पिछले कोर्स का कंटेंट नेक्स्ट कोर्स में देना ज्यादा है, फिर उसको भी आपको अपडेट करना चाहिए। तो देन आई विल अपडेट इट थ्रू माय लाइव सेशंस। तो फिर मैं जब लाइव सेशंस किसी मॉड्यूल का लूंगी तो मैं खुद बता दूंगी कि ये इसमें से ये आपके एमसीक्यूज आए हुए हैं, क्योंकि आपके पास जितनी अवेलेबल बुक्स हैं दे आर रिटन बाय मी। आई हैव वेरी गुड मेमोरी। मुझे पता होता है कि ये डायबिटीज है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन से कैंडिडेट को डिफिकल्ट लगते हैं, कौन सा आउट ऑफ गाइडलाइन है जो कि शायद ईबीएम में लिखा हुआ है। तो देयर एंड देन आई विल मेंशन इट, और देयर एंड देन यू विल मेंशन इट इन योर नोट्स। तो आपको तो वो टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से हो गया। मतलब इफ यू आर अटेंडिंग द लाइव सेशंस लाइव या बाद में भी सुनते हैं तो आपको तो बहुत सहूलत हो जाएगी कि यू नो इस टॉपिक को पढ़ना कहाँ से था, डिफरेंसेस किए हैं बिटवीन वेरियस गाइडलाइंस, बिकॉज एसओजीपी की हाइपरग्लाइसीमिया की गाइडलाइन स्लाइटली चेंज है 9 से। ठीक है, एंड वी हैव टू डू द बोथ, सेम फॉर एनीमिया। तो वो आपको देर एंड देन पता चल जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे एमसीक्यूज कौन से आए हैं इसमें, अभी नवंबर में, अभी फरवरी में कौन सा आया था या उससे पहले कौन सा आया था, और एक बहुत डिफिकल्ट सी बात जो कभी नहीं आई वो कौन सी थी। तो आपके हाई क्वालिटी नोट्स विद माय लाइव सेशंस बनते जाएंगे। और फिर भी मे बी नोट्स मेकिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जब आप उसको रिवाइज करोगे, मे बी एक नई चीज, एक नए अंदाज से देखो उसको, मजीद उसको स्क्रीन करें, तो ये चलता रहेगा प्रोसेस। बिफोर योर एग्जाम यू विल बी फुली रेडी, क्योंकि थ्योरी भी आपकी कवर हो चुकी है, आपने पूल भी कवर कर लिया, एक रिवीजन भी कर ली अच्छी सी, एक या दो। तो यू नो बाय एनी मीन, कोई कहे ना ये क्वेश्चन है वो एमआरसी जी बुक्स का, आप उसकी बात ना माने, आप कहेंगे मेरे सिलेबस से है। ठीक है, हाँ उसमें की खराब थी, मैं तो ठीक करके आया हूँ। अब एचआईवी में कितने तुम लोगों के मसले होते हैं, जोडाबुडिन देनी है, किसी में तुम कहते हो नेवरेपिन देनी है, फलाना ढमकाना, फलानी बुक में ये लिखा हुआ है, तुम लोग ये क्यों नहीं कहते 2019 की गाइडलाइन में ये बोला था ये देनी है, बाकी सारी बुक्स नल एंड वाइड है क्योंकि दे आर रिटन बिफोर 2019, हाउ यू कैन आउट देयर की। तो वो आप क्यों ऐसे बात, आप गाइडलाइन के रेफरेंस में बात करो ना, चेंज दैट बुक की, नॉट यूर की, बिकॉज यू आर रीडिंग द लेटेस्ट थिंग्स। जिसने बुक बनाई थी वो तो 2017 से पहले बना के उसने कोशिश ही नहीं की उसको इम्प्रूव करने की, क्योंकि उसका एग्जाम नहीं था, आपका था, आपने कोशिश करनी थी इस पर। तो रिकॉल्स बुक चाहे कोई भी है, चाहे आरसीजी की है चाहे एचसीपीएस की है, वो सिर्फ उसको एज ए रिकॉल ही लें कि आपने खुद बनानी है। ठीक है, लेट्स सपोज हाउ यू कैन मेक द नोट्स। हम गाइडलाइंस पढ़ेंगे, जैसे आपके साथ लाइव सेशंस होंगे, एक दिन सारा टॉर्च कर लेंगे, एक दिन एसटीडीज यूटीआईज कर लेंगे, और एक दिन सारी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, मलेरिया, टीबी, ये सारी हो जाएंगी, ये सेप्सिस हो जाएंगे। तो फिर हम इसको, जब आपने नोट्स मेकिंग करनी है ना, तो यू विल मेक द, यू विल सी द इन्फेक्शन बाय डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इतने सारे इन्फेक्शन आपके माइंड में जमा हैं, जब आप एग्जाम में बैठे हो तो उसको रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं तो फिर इजी है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इन सब इन्फेक्शन में सिर्फ 4 इन्फेक्शन है जो एनॉमली करा रहे हैं, 3 इन्फेक्शन है दे आर कमिंग विद अ पर्टिकुलर रैश, किसी में मैकुलोपेपुलर है, किसी में वेजिकुलर है या नॉन वेजिकुलर है, यू नो। ठीक है, या कौन से हार्ड ड्रॉप्स कराते हैं, कौन से इचिंग कराते हैं डिस्चार्ज के साथ, कौन से वेरी ऑफेंसिव बट इचिंग नहीं कराते, कौन से मोस्ट कॉमन है और मोस्ट कॉमनली रेजिस्टेंट है, कौन से जो हैं जिस सर्वाइकल लीजन्स के साथ आ रहे हैं, किसमें फर्स्ट लाइन टेस्ट क्या है, सेकंड लाइन टेस्ट, थर्ड लाइन टेस्ट किया है, या किसमें फर्स्ट लाइन ड्रग किया है, एलर्जी हो जाए तो किया है, ब्रेस्ट फीडिंग में क्या देना है या प्रेगनेंसी में क्या देना है। ठीक है, कौन से वायरल हैं, कौन से बैक्टीरियल हैं, कौन से पैरासिटिक है, कौन से फंगल है, कौन से डिलीवरी के टाइम मुसीबत खड़ी करते हैं हमारे लिए, जैसे एचआईवी, जीपीएस है या हर्पीज है, कौन से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे लिए हेडेक बन जाते हैं। ठीक है, कौन से डुअल है, दो फर्स्ट और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हेडेक बनते हैं, टाइम ऑफ डिलीवरी में भी बनते हैं, वेरी सिला। ठीक है,
तो ये आप ऑर्गेनाइज करें। अब ये वाला जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, ये एक अच्छा कैंडिडेट ही बना सकता है इफ दे हैव सीन देयर रिकॉल्स, क्योंकि एग्जाम में तो जो बज़वर्ड्स कैच पॉइंट्स थे वो इस तरह के थे कि ये इन्फेक्शन आया, इस पेशेंट को तो कैटारेक्ट हो गया है, और माँ को रैश थे, फ्लू फीवर था, और पीडीए है। ऑप्शन में तो सारे टॉर्च हैं, बट आपको पता नहीं एक टॉर्च में ये स्पेसिफिक पैटर्न है नॉर्मली का, यू कैन से इट्स रूबेला। नहीं, एक पेशेंट है नहीं, उसको तो भाई हाइड्रोकेफलस है, कोरियोरेटिनाइटिस है, ठीक है, कैल्सिफिकेशंस हैं और इश्यूज हैं इसमें। तो फिर ये क्या है, सारे ही आपको लगेगा कि ये सारे टॉर्च की फैमिली है, लेकिन इसमें से आप देखेंगे टोक्सो के साथ ही स्पेसिफिक बात सूट करती है, यू कैन इजीली पिक इट। आपको लगेगा इचिंग तो टीबी भी करा रहा था, बैक्टीरिया फंगल भी करा रहा है, लेकिन ट्राइकोमोनास फ्रोथी है, जबकि फंगल कर्डी है। ऑफेंसिव सारे ही हैं, लेकिन ऑफेंसिव का वर्ड पर्टिकुलरली बैक्टीरियल वेजिनोसिस के साथ आता है। रेजिस्टेंट सभी हो सकते हैं, लेकिन वेजिनोसिस कॉमन भी है और रेजिस्टेंट भी है। इसके बाद रेजिस्टेंट आपको पता है गोनोरिया है, ठीक है। सर्वाइकल लियन सब नहीं कराते, कभी भी नहीं कराता बैक्टीरियल वेजिनोसिस। अगर विद सर्वाइकल लियन कोई फ्रोथी इन्फेक्शन आ रहा है, दिस इज ट्राइकोमोनास। अगर वो भी नहीं है देन इट इज क्लेमाइडिया, ठीक है। इसी तरह यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि ये जो जेनिटल अल्सर है पेनलेस, ये कब आएगा, पेनफुल कब आएगा। ये अगर आपने आपके नोट्स बनाए हैं, या जो मेरी सेशन स्लाइड्स होंगी, आई विल यू नो ऑर्गेनाइज देम कि आपकी जिंदगी आसान हो जाए, तो ये आपके हाई क्वालिटी नोट्स इसी तरह बन जाएंगे। ओके, अगर आप आगे अगर आप बात करते हैं, यू हैव टू रीड एनी मेडिकल डिसऑर्डर, डायबिटीज, एनीमिया, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीजेस, एपिलेप्सी, नेम इट, जॉन्डस, थायराइड, नेम इट। तो आपने इसको ऐसे पढ़ना है कि मैंने ये डब्बे फिल करने हैं कि एपिलेप्सी की मरीज को कौन सी आपने ग्रीन चिट कब देनी है कि वो कंसीव कर सकती है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस में, कब फिट पड़ा, कौन सी दवाई खा रही है, कौन सी टेराटोजेनिक है, कितना फोलिक एसिड देना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या टिपिकल चीजें हैं जो मैंने देखनी है, चेंज करनी है, और या कोई ड्रग रिलेटेड कोई स्पेसिफिक एनॉमली है वो कौन सी है, उस पर मेरा एक्शन क्या होगा, बंद करनी है, नहीं करनी, फिर क्या देना है, फिर से नहीं फर्क पड़ता दूसरी क्या देनी है, तीसरी क्या देनी है, लेबर कैसे मैनेज करनी है, एनेस्थीसिया कौन सा देना है, लेबर केयर स्पेसिफिक विद एपिलेप्सी क्या है, बच्चे को क्या देखना है, अगर इस पेशेंट में रिकरेंस होती है तो उसके लिए क्या करना है, कोई दवाई ऐसी तो नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो फिर उसमें चली जाएगी, कोई रोकनी तो नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के साथ, एंजाइम इंड्यूसर्स के साथ, ओसीपीएस के साथ क्या रोल हैं, क्या करना है, इस तरह से पढ़ेंगे, चेक लिस्ट फिल करते रहे। आपने एपिलेप्सी के लिए इतनी एफर्ट की है, सेम फॉर डायबिटीज, सेम फॉर हाइपरटेंशन, ठीक है। तो हर मेडिकल डिसऑर्डर की एक स्पेसिफिक लेबर क्राइटेरिया है, एनेस्थीसिया है, टाइम ऑफ डिलीवरी है, मोड ऑफ डिलीवरी है, कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस है। आप इसको यहाँ लिखेंगे तभी तो एग्जाम में आप फौरन से ठक से वो कैच पॉइंट पिक करके अपनी की बना लेंगे। सेम अगर आप ऑन्कोलॉजी पढ़ते हैं तो 5 कैंसर्स हैं, ठीक है, मोलर को भी ऐड करें, सर्विक्स, वल्वा, वेजाइना, एंडोमेट्रियम एंड ओवरी। ब्रेस्ट कैंसर हमारी डोमेन नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में आ जाए तो वो डोमेन बन जाती है। एनीवे, किसी भी कैंसर की एक प्री मेलिग्नेंट फेज है, अगर है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि कोई भी कैंसर की स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन की है, लेट्स वल्वल कैंसर्स हैं, दे केम विद यूजुअली इचिंग, डिस्चार्ज, पीएमवी, बट जो मोस्ट स्पेसिफिक है वो इचिंग है। एक इसकी मोस्ट स्पेसिफिक साइट है, वल्वा पे तो कहीं भी कैंसर हो सकता है, बट एक स्पेसिफिक साइट है, वो कौन सी है इसकी, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर कौन सा है इसका। अब एज पे डिपेंड करता है, एलएस पे जाएंगे या एचपीवी पे जाएंगे, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक, ठीक है। अच्छा, इसका स्टेजिंग मेथड क्या है, हर कैंसर सर्जिकल पैथोलॉजिकल नहीं है, सर्वाइकल कैंसर या हम वेजाइनल कैंसर देखें दे आर क्लिनिकल, हाउ यू विल स्टेट देम, इनका रूट ऑफ स्प्रेड क्या है, कौन सा मोस्ट कॉमन है, कौन सा लीस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन साइट मेट किया और उसके लिए कौन सा हमने इन्वेस्टिगेशन करवानी है, 5 ईयर सर्वाइवल किया है, रिकरेंस के लिए कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। तो इस तरह अगर कैंसर्स पढ़ेंगे तो बिलीव मी 5 कैंसर्स के लिए 5 हाई क्वालिटी टेबल्स चाहिए। लोग ऑन्कोलॉजी पढ़ने के लिए 1 महीना लेते हैं। इफ यू आर वर्किंग आर हिटिंग ऑन्कोलॉजी इन दिस वे, आप 5 पेज में पूरी ऑन्कोलॉजी कर सकते हैं और 50 क्वेश्चन उसके आराम से हल कर सकते हैं, 500 का हल कर सकते हैं, बिकॉज यू नो हाउ टू अप्रोच इट। अपने हर कैंसर को स्टेज वाइज इसकी स्टेजिंग किया और स्टेज वाइज ट्रीटमेंट किया है, याद करना है और फिर एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। जिंदगी बहुत आसान है, हर कैंसर की रिकरेंस देख लें, मतलब इट विल मेक योर लाइफ सुपर इजी इफ यू आर वर्किंग ऑन योर नोट्स।
सारी जिंदगी आपका लाइफ टाइम एसेट बन जाएगा, टोक्स भी मलाई की तरह निकलेगा। कोशिश करें कोई एक टॉपिक पढ़ें, उसमें 5-6 पेजेस मत हो समरी के। समरी से मुराद ये है कि वो पूरा टॉपिक एक पेज पे आ जाए, फिर तो वो पूरा टॉपिक ही बन गया ना, समरी तो ना होगी। लेट्स सपोज अगर डायबिटीज है तो प्रीकंसेप्चुअल एडवाइसेस, आरएफटी, फंडोस्कोपी, HbA1c की 3-4 ही है ना, वही लिखनी है, दैट्स ऑल, वही आएगा एग्जाम में। कंसेप्ट इंट्रापार्टम 2-4 रिकमेंडेशंस हैं, कौन से BSL लेवल है, इंट्रापार्टम कौन से हैं, एंटीनेटल कौन से हैं और पोस्टनेटल कौन से हैं, तीनों डिफरेंट हैं। कौन सा ओजिडिटी का क्राइटेरिया प्रेगनेंसी में, एसओजीपी का या इसका, बस वो लिखना है। पूरा डायबिटीज एक पेज पे आ जाए, दैट यही आपके नोट्स हैं, यही एग्जाम में भूलेंगे, यही एग्जाम से पहले याद करने, अभी बनाओगे तो याद रहेगा, वरना क्या होगा, 20 पेज की नाइस की डायबिटीज की गाइडलाइन खोल के बैठे रहोगे, वो पूरी पेज टू पेज पढ़ोगे और जो उसमें से चीजें निकालनी थी वो पहले ही नहीं निकाली, तो वो टाइम भी लगेगा और फिर भी तुम लोग पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हाई क्वालिटी नोट्स होते हैं, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इस पे काम कीजिएगा आप। whether you are joining us or not, but if you want to pass your exam you have to do this in that way. अब क्या बचा, वैसे मैंने टाउन कॉल पे बता दिया, इन्फेक्शन पे बता दिया, फीटल मेडिसिन पे आ जाए। चलिए फीटल मेडिसिन पे क्या है, हाँ मैं बताती हूँ। पूरा फीटल मेडिसिन अगर हम इसको एक ब्रॉडर व्यू में देखें ना, पूरा ब्रॉडर व्यू में, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि फीटल स्क्रीनिंग टेस्ट हमें पता हो, हमें पता हो कि स्क्रीनिंग टेस्ट हर ट्राइमेस्टर में कौन सा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता। अच्छा, इनको कंपेयर करें कि इन सब की आपस में सेंसिटिविटी सबसे अच्छी किसकी है, किसका फॉल्स पॉजिटिव क्या है और किस में क्या चीज कमियां ज्यादा होती है। लेट्स सपोज अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग टेस्ट यूनिवर्सल है तो दिस इज कंबाइंड टेस्ट। तो कंबाइंड टेस्ट में हम क्या देखते हैं, ठीक है, बेटा देख रहे हैं, पापा देख रहे हैं, मैटरनल एज देख रहे हैं, आंटी देख रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन टू बेटा डाउन में ज्यादा हो जाता है, बाकी दोनों में कम हो जाता है। बट विल हैपन इन कंबाइंड, इसके इंटीग्रेटेड टेस्ट, क्वाड्रुपल टेस्ट, इन ये जो 4 टेस्ट हैं, टोटल ये 4 हैं, इनको आपस में कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी, इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स, और व्हाट हैपेंस विद इनइक्वालिटीज। आप इसको हाईलाइट करेंगे तो ही दिमाग में हाईलाइट होगा, प्लेन पढ़ेंगे ये नहीं आपको याद रहेगा। कुछ टेस्ट सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं, कुछ सिर्फ सेकंड में कर सकते हैं, कुछ के लिए फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में आना जरूरी है, और कुछ में जरूरी नहीं भी है तो हम फर्स्ट में भी कर सकते हैं, सेकंड में, जैसे NIPT है, ठीक है। देयर सम अदर गुड पॉइंट्स ऑन NIPT, वो आप याद कर लें क्या करना है। हमने कंबाइंड टेस्ट करवाना होता है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, HIV में नहीं कराते हम, उसमें NIPT पे जाते हैं, ओल्डर एज NIPT पे जाते हैं, कंबाइंड पे 1/50 रिस्क आ जाए फिर NIPT पे जा रहे हैं। इस तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट के नोट्स बनाएं, और वो नोट्स तभी बनेंगे या तो आपने रिकॉल्स पढ़े हुए हो, आपको पता हो कि कैसे एग्जाम में पूछा है, या कोई वो बंदा हो जो जिसने ये रिकॉल्स लिखे हैं वो आपको पढ़ा रहा हो। इन दिस सिचुएशंस यू कैन हैव द मैक्सिमम बेनिफिट। लकीली at MedHome platform you have that facility. There is someone who know what is asked in which year, तो वो आपके लिए बड़ी सहूलत हो जाए। I will इतना बड़ा टॉपिक अगर पढ़ाने बैठो तो आपको 6 घंटे चाहिए, बट इफ यू नो एग्जाम में क्या आता है आपको सिर्फ 1 घंटा चाहिए। और जिसने 1 घंटे में एग्जाम फोकस वे में पढ़ा है वो पास है, जिसने 6 घंटे में सारा पढ़ा है और उसको नहीं पता कि पूछा क्या था, वो फिर भी आधे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, आधे नहीं करेगा, ठीक है। फीटल स्क्रीनिंग के बाद जब आपको लगता है पेशेंट हाई रिस्क है, बच्चा हाई रिस्क है, तो फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट है, CVS है, एमनियोसेंटेसिस है, ठीक है। तो फिर उनकी आपस में कंपैरिजन, कब किसको क्या करना है, किसमें रिस्क ऑफ मिसकैरेज कैसा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में कितना बढ़ जाएगा, इसमें किसका रिजल्ट पहले आएगा, किसका बाद में आएगा, ठीक है। ट्विंस में क्या करना है, क्या नहीं करना। इसके बाद अगर पेशेंट में बच्चे में हाई ड्रोप्स है तो वो कौन, हाई ड्रोप्स तो 2 तरह के, इम्यून, नॉन इम्यून, हाउ यू विल कंपेयर विद देम विद ईच अदर। मोस्ट कॉमन काज हाई ड्रोप्स की कौन सी है, नॉन इम्यून हाई ड्रोप्स की कौन सी है, और सक्सेस रेट किसका अच्छा है, ये इस तरह से हम करें। फिर सारे IUGR कंपाइल कर लें, ठीक है, फिर IUD की काजिस पे कर लें, आपका हो गया फीटल मेडिसिन। इससे ज्यादा फीटल मेडिसिन में कुछ नहीं है, ठीक है। बट अगर इफ यू रिट ऑन fetal medicine in a exam focused way, only then you can attempt the question, वरना ये मॉड्यूल ही नहीं कवर होगा आपसे। प्लेन पढ़ते जाएंगे,
ईबीएम में कोई इसके 50 पेज है, ड्यूहर्स में 50 पेज है, गाइडलाइन इसकी कोई और 50 निकल आएंगे। आपको अपने एग्जाम का पता होना चाहिए मेरे एग्जाम में फीटल मेडिसिन को किस अंदाज से टेस्ट किया गया है। मैं फिंगर टिप से बता सकती हूँ कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फिंगर टिप से। पहला बच्चे को डाउन सिंड्रोम में तो नेक्स्ट टेस्ट कंबाइन हो ही नहीं सकता, डायग्नोस्टिक करना होता है। हाई रिस्क पेशेंट है, डायग्नोस्टिक ही करना होता है। ट्विंस में सबसे अच्छा एमनियोसेंटेसिस है इफ जेस्टेशनल एज करने। मोस्ट कॉमन हाई ड्रॉप्स में होता ही कौन सा है मोस्ट कॉमन? नॉन अम्यून। अम्यून कम होते हैं, अम्यून अच्छे होते हैं बट कम होते हैं। बट नॉन अम्यून में मोस्ट कॉमन काज क्या है? दिस इज कार्डियक। कार्डियक के लिए क्या करना है? इको, लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बट 1 घंटे में ये मॉड्यूल होने वाला, 1 घंटे में, अगर आपने एग्जाम फोकस्ड वे में करना है, ठीक है। अच्छा, फिर आप अगर आ जाते हैं आप यूरोगाइनी पे। यूरोगाइनी में आपको जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट किया जाता है कि प्रोलैप्स ही है ना इसमें, या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, या फिस्टुलास। ये 3 मेन डोमेन्स हैं, नहीं चौथी भी है यूरेटर, ठीक है। इसके लिए अगर इफ यू आर रीडिंग ईबीएम दिस इज सफिशिएंट, डू नॉट ऐड ड्यूहर्स इन दिस। बट इसमें 1-2 गाइडलाइंस आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोलैप्स में जो वॉल्ड प्रोलैप्स है, वॉल्ड प्रोलैप्स की गाइडलाइन किए बगैर तो गुजारा ही नहीं है, क्योंकि ईबीएम सफिशिएंट नहीं है इसके आंसर्स करने के लिए, इसकी सर्जरीज की चॉइसेस में। लेकिन अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं, आपको पता है कि पेशेंट यंग एज में है तो क्या सर्जिकल चॉइस है, ओल्ड एज में है क्या चॉइस है, सर्वाइकल लेंथ, वो वजाइनल लेंथ छोटी है तो कौन सी सर्जरी करनी है, या पेशेंट को प्रेगनेंसी चाहिए तो नहीं करनी, पैसे की क्या इंडिकेशंस है, यही नोट्स आपने शुरू में बना लेते हैं। हर क्वेश्चन में यही बज़वर्ड होता है कि इफ यू वांट टू कंसीव व्हाट यू विल डू, अगर प्रोलैप्स प्रेगनेंसी में जाता है व्हाट यू विल डू, शी 60 ईयर ओल्ड क्या करना है इसका, इसको अल्सर बना हुआ है तो फिर क्या करना है, वही आता है, उसी अंदाज से नोट्स बनाए, वैसे ही पास होंगे। इनकॉन्टिनेंस में अगेन स्ट्रेस है या मिक्स्ड है या अर्ज है, मोस्ट कॉमन कौन सी है, हर एक स्टेप वाइज अप्रोच है, एक स्पेसिफिक बज़वर्ड है उसके थ्रू अप्रोच करें। या वीवीएफ है, इसके स्पेसिफिक इनिशियल टेस्ट डिफरेंट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट डिफरेंट है, इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी डिफरेंट है, एंड यूरेटर इज वेरी फेवरेट, ठीक है। तो यूरोगाइनी में जो आपने एफर्ट करनी है वो सर्जिकल चॉइसेस पे करनी है, वॉल्ड प्रोलैप्स की गाइडलाइन जरूर पढ़नी है, इनकॉन्टिनेंस की जो मैनेजमेंट है वो ईबीएम में अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन है तो ना भी ऐड करें, सफिशिएंट है ये। वीवीएफ ये आपको क्लिनिकल पढ़ना पड़ेगा विद अ गुड मेंटर, यू कांट डू वीवीएफ बाय योर ओन एंड नीदर यू कैन डू यूरेटर बाय योर ओन, इसके लिए हेल्प जरूरी है। अच्छा, फिर पीछे क्या बचा पूरे सिलेबस में? वही ब्लड इन्फेक्शन, मेडिकल डिसऑर्डर, लेबर, यूरोगाइनी, और क्या बचा? फीटल मेडिसिन। और आप कुछ पूछना चाहें किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल पे पढ़ने के लिए? बट लेफ्ट इराटा नहीं होता किसी भी बुक का, नो, ये इराटा का वर्ड डिफरेंट है, आपकी अप्रोच डिफरेंट है। मैम रेप विक्टिम हमने ये टॉपिक स्किप किया था, नहीं पढ़ा था, समझा था कि शायद टॉक्स में आएगा तो वो थ्योरी में आ गया था। तकरीबन मेरे ख्याल 5-6 सवाल आए थे इसके। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। हमें रेप हम एज ए हम टॉक्सी पढ़ते रहे हैं, हमने थ्योरी में इतना नहीं किया, हमने सिर्फ पेप्सी किए थे इसके ना, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, एचआईवी या हेपेटाइटिस में क्या करना। वैसे क्वेश्चन क्या था रेप पे? क्या क्वेश्चन था? मैम यही काउंसलिंग वाले क्वेश्चंस थे 2-3 कि आपने पहले एसटीआई प्रोफाइलेक्सिस देना है या कॉन्ट्रासेप्शन करना है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। काउंसलिंग से रिलेटेड थे रेप के। अच्छा, ये तो बड़ा इजी है, ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है। रेप के पेशेंट में सबसे पहले क्या करना है बताएं? मैम हमने तो क्वेश्चन था डॉक्टर रेप के लिए कि आपके पास पेशेंट आई है और सबसे पहले आपने क्या करना है, स्केलेटल सर्वे करना है, उसको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। मैंने तो फर्स्ट उसका यही लिखा था कि फर्स्ट उसको जनरल फिजिकल देखना है कि क्या इंजरीज हैं, ब्रूजेस हैं, क्या है, और फिर एसटीआई और कॉन्ट्रासेप्शन तो बाद में आता है ना। यार जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन तो मस्ट है, कोई टीयर है ब्लीड कर रहा है मर जाएगी वो, ठीक है, इमरजेंसी केयर तो देनी है ना, दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद फिर इन्फेक्शन स्क्रीनिंग है, फिर कॉन्ट्रासेप्शन है, लाइफ लॉन्ग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है,
लेकिन एकदम से तो नहीं काउंसलिंग करनी, अभी तो उसको बचाना है जिंदा रहे। इंजरीज असेसमेंट है मैम, उसमें एक ऑप्शन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की तो ऑप्शन एज सच नहीं थी, ये ऑप्शन थी कि आप इसके सैंपल्स कलेक्ट करेंगे फर्स्ट। सैंपल कलेक्ट आफ्टर परमिशन इफ शी गिव यू परमिशन। नहीं डॉक्टर हीरा थी, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन टाइप एक टर्म थी कि आपने उसका सर्वे करना है पूरा फर्स्ट, लाइक फिजिकल सर्वे में टीयर्स होते हैं ना, कितने होते हैं, मतलब अगर क्वाइटल टीयर है ऑब्वियसली होगा, आप एक्सक्लूड करेंगे तो निकलेगा ना, नहीं है तो फिर इट्स ओके। लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी से एक्सक्लूड करनी है ना बाय सर्वेइंग हर, एग्जामिनेशन कम्स फर्स्ट। अगर सॉरी डॉक्टर हीरा, एक बात कहूँ मैं आपसे, देखिए जब रेप की पेशेंट आती है तो वो जो मेडिको लीगल ऑफिसर होता है ना, वो सारा करता है ना सर्वे और यह सारी चीजें। जो गायनी के पास ओपिनियन के लिए आती है उसमें तो हमें सारा STI और उसको देखना होता है, कंट्रासेप्शन को। नहीं, जब मेरे पास पेशेंट, जब किसी के पास भी आता है फर्स्ट पेशेंट, तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही लेकर आते हैं ना, वो पहले थोड़े फोरेंसिक के पास लेकर जाते हैं। ऑफिसर जो होती है फीमेल, वो अपना लिख कर और वो कर चुकी होती है, फिर वो ओपिनियन के लिए आती है पेशेंट। मेडिको लीगल डिपार्टमेंट भेजता है उनको। नहीं यार देखो, हम लोग इमरजेंसी में बैठे हैं, ठीक है, पेशेंट सपोज मेरे पास कभी 10 ईयर की बच्ची आ गई, सेक्सुअल अब्यूज सस्पिशियस है, तो हमने तो पहले उसको एग्जामिनेशन करनी है ना, कि उसको ब्रूजेस कहाँ हैं या उसको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। देखो मुझे क्वेश्चन का तो नहीं पता, लेकिन जस्ट मैं अभी वो डिस्कस भी नहीं कर रही, पेपर करेंगे तो डीपली मैं बताऊंगी। मेडिको लीगल इस सिचुएशन इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, बट एग्जामिनेशन कैन सेव हर लाइफ। बचेगी तो सारी लीगल इंक्वायरी भी हो जाएगी, ठीक है। डॉक्टर हीरा, पेपर कब डिस्कस करेंगे? इमीडिएट काम करना है तो वो इसकी एग्जामिनेशन है, ठीक है, प्राइमरी सर्वे। ओके, पेपर डिस्कस करने की डेट्स मैं दे दूंगी। जैसे ही हमारा कोर्स स्टार्ट होगा ना, उसके साइड बाय साइड मैं रिपीटर्स का अलग से बैच बनाऊंगी और उनके साथ में पेपर डिस्कस करूंगी नए लोगों के साथ। से स्टार्ट हो रहा है ना? हाँ, 4th मार्च से स्टार्ट हो रहा है। एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू जॉइन अस, मैंने कर लिया है ज्वाइन आपके कोर्स को। ओके, तो बाकियों के लिए मैं बता रही हूँ कि यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू दिस नंबर 030148439695। लेकिन ये सिलेबस, ये एग्जाम, ये बहुत एक ह्यूज टास्क है। मैं सिर्फ आपको ये कहूंगी, इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग एनी कोर्स, टू नॉट डू इट अलोन। कोई ना कोई स्टडी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। इसमें रोज मोटिवेशन चाहिए, रोज दिल चाहेगा खुदकुशी करने को, गिव अप करने को। एक कांस्टेंट स्टडी बडी जरूर रखें अपने साथ, जो आप जैसे ही सर्कमस्टांसेस में गुजर रहा है, ठीक है। डॉक्टर हीरा, क्लास की टाइमिंग्स क्या होंगी? दिन की टाइमिंग होगी। मेरे लाइव सेशंस 4 to 6 हुआ करेंगे, या लंबा हो जाएगा तो ब्रेक करके रात के 10 से 11 आधा पार्ट रात को हो जाएगा। मैम वो लास्ट टाइम आपने बनाया था, तो मैम आपने हमें इस तरह से बना के दिया था कि थ्योरी और क्रैश हमने इकट्ठा ही ज्वाइन कर लिया था। इस तरफ अभी इस तरह की कोई ऑप्शन होगी? मैं ना थ्योरी पे ही ज्यादा फोकस करूंगी इस दफा। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हुआ है कि बच्चे की थ्योरी नहीं है ना, तो पास पेपर से उसका कुछ नहीं निकाल सकते। मैम, ये आप लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे? हाँ बिल्कुल, हर सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ज्यादा इंटरेक्टिव होगा। मैम, from where we can get your book? मेरी बुक्स तो हर मेडिकल बुक शॉप पे अवेलेबल है, या आप चाहें आप होम डिलीवरी भी हो सकती है। और डॉक्टर डोमेस्टिक वायलेंस पर, अगर डोमेस्टिक वायलेंस पर कोई आर्टिकल या अगर टॉक कुछ ऐसा है, क्योंकि इस दफा डोमेस्टिक वायलेंस पर भी क्वेश्चन थे कंफ्यूजिंग, तो कोई ऐसा आर्टिकल हो जो हम पढ़ लें जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस हमने परसों ही डिस्कस किया है अपने स्टैंडर्ड टॉक्स में, और वही रिकॉर्डिंग काफी होगी, तुम लोग जिंदगी आसान कर लेंगे। मैम, मैंने रिकॉर्डिंग डिस्कस किया था कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए थी ऑन्कोलॉजी के ऊपर और साथ में मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि इट्स नॉट अवेलेबल नाउ, तो कब तक अवेलेबल हो जाएंगी? मेडिकल डिसऑर्डर की बुक, या मेडिकल डिसऑर्डर्स एंड ऑन्कोलॉजी एंड मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन।
ओके, अभी जैसे ही हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होगा ना, जो मेरी सेशन स्लाइड्स होंगी वही बुक्स होंगी, आपने उन्हीं के ही स्क्रीनशॉट्स लेके पीडीएफ बना के प्रिंट आउट करा लो। बुक्स का वेट करेंगे तो दे कुड डिले। लेकिन मैम इफ यू जी की भी एक बुक आएगी। मैम पता है आपका थ्योरी का कोर्स लास्ट टाइम ज्वाइन किया था ना, तो मैम आप एक दिन में इतने ज्यादा कार्ड्स भेज देते, फिर उसको फॉलो करना मुश्किल होता है। मैं बता तो इतनी रही हूँ, ज्यादा 3 मंथ्स में हमारा सिलेबस इतना ज्यादा है कि हमें रोज 1 या 2 टॉपिक करने पड़ेंगे। देयर इज नो रेस्ट। इफ यू आर अपेयरिंग इन अगस्त, मैं अभी भी यही करूंगी, पढ़ना पड़ेगा, कमर कस लें अपनी, 3-4 घंटे आपको चाहिए, ठीक है, ताकि आपके 3 मंथ्स को अगर आप प्लीज 1 by 1 जी। यस मैडम जी नूर, आप कार्ड्स के साथ साइड बाय साइड गाइडलाइन और टॉक्स शेयर करेंगी? हाँ मुझे बताना था। मैंने इस सेशन में ना 14 टेलीग्राम मॉड्यूल्स बना दिए हैं। ये 14, ये कॉलेज की तरफ से भी 14 मॉड्यूल्स ही हैं। स्टडी मटेरियल भी, जैसे आपने पोस्ट ऑफ केयर है ना, इस पे इसके 3-4 जो प्रिंट अप गाइडलाइन है, 3-4 नाइस गाइडलाइन है और 4-5 इसके टॉक आर्टिकल हैं। वो सारा मटेरियल तुमको ग्रुप नंबर 3 पोस्ट ऑफ केयर में मिल जाएगा। वहीं से आपने, अगर आप चाहें तो प्रिंट आउट करवा लें, मैं उसको हाईलाइट कर दूंगी, सिर्फ मेरी हाईलाइट्स पढ़ लें, उसके बाद लाइव सेशन सुन लें, रही सही बात रिकॉल्स ऐड कर लें, ठीक है। मैम ये आपका सेशन और ये जो ग्रुप ज्वाइन करना है, ये टेलीग्राम पे ही होगा या फिर व्हाट्सएप पे भी होगा? टेलीग्राम पे होगा। मैं मुझे व्हाट्सएप पे नहीं हो पता सकता? टेलीग्राम मुश्किल है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पता है क्या, टेलीग्राम में ना मेरे बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। व्हाट्सएप में एक तो अनलिमिटेड बच्चे ऐड कर सकते हो, दूसरा ये कि बच्चे ऐड होते रहते हैं, पिछला कंटेंट नजर नहीं आता उन्हें। टेलीग्राम में ये होता है कि पिछला कंटेंट दे कैन इजीली ट्रैक। टेलीग्राम में ऑप्शन मैम ज्यादा उससे है, लेकिन कंफ्यूजन तो नहीं हो जाती है बहुत ज्यादा? क्योंकि टेलीग्राम मैं यूज किया है, अभी रिसेंटली इसको किया है, तो मुझे इतना ज्यादा समझ नहीं आ रहा, तो वो कंफ्यूजिंग तो नहीं हो जाता? कंफ्यूजन तो है। आपने अगर ढेर सारे ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, फिर आपको पता ही नहीं होता आपका कोर्स ग्रुप कौन सा है। उसके लिए मैंने आपको ना एक अलग से सेशन लूंगी। जितने मेरे मॉड्यूल्स होंगे उनकी सेम डीपी होगी और वो एक ही फोल्डर के अंदर होंगे। यू जस्ट हैव टू क्लिक दैट फोल्डर, और जितने भी वो होंगे ग्रुप्स, वो उसी एक फोल्डर में होंगे। आपको इधर मैम उधर उस फोल्डर में आपके नोट्स को जो है ना प्रिंट आउट निकाल सकेंगे? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे नजर रखने से तो बहुत ज्यादा वो आई साइट पे फर्क पड़ता है और देखा नहीं जाता। देखिए, जो स्टडी मटेरियल होगा ना, ये प्रिंटेबल होगा, जो इन मॉड्यूल्स में होगा, ठीक है। मैम डेली के कितने आवर्स हमें पढ़ना चाहिए? बेसिकली मेरा ना न्यू बॉर्न हुआ है अभी, मैंने 3rd पोस्ट ऑफ डे पे ना अभी ये पेपर दिया था, तो वो मेरा नहीं क्लियर हुआ। डेली के हम कितने आवर्स पढ़ें? देखिए, मैं अगर आपको क्वालिटी बताऊं ना, अगर कोई कहे कि मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, क्वालिटी नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, जॉब कर रहे हो, कोई आ गया, नींद आ गई, भूख लग गई, सो पे टीवी देख लिया, इसको निकाल के 3 मिनिमम क्वालिटी आवर्स जरूरी है। एफसीपीएस पार्ट 2 3 मंथ्स 3 आवर्स, ये 3 क्वालिटी महीने आवर्स, 3 क्वालिटी आवर्स, ठीक है। हाँ, ये एक एवरेज कैंडिडेट के लिए 3 क्वालिटी आवर्स बहुत है। ठीक है मैम, थैंक यू। इन 3 घंटों में आराम से एक टॉपिक या 1 से 2 टॉपिक पढ़े जा सकते हैं और नोट्स बन सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, ये इन 3 महीनों में तुम्हारी एक ही रीड होगी, और जिसकी पहली रीड इफेक्टिव होती है ना और अच्छी क्वालिटी की होती है, उसकी सेकंड रीड जो है ना चुटकियों में हो जाती है। जिसने पहले ही अब एफर्ट नहीं की, कचरा पड़ा है ना, उसकी सेकंड रीड भी लंबी होती है, थर्ड भी लंबी होती है। एक्चुअली वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं रिवीजन के साथ, और उसको हमेशा रिवीजन से खौफ आता है। अपनी रिवीजन को प्लेजेंट बनाएं, अपनी पहली रीडिंग को की क्वालिटी पे फोकस करके, मतलब आपका दिल चाहे इन्फेक्शन करने को, ऐसा दिल चाहे कि उसे याद आते ही रोना ना आए। ठीक है, कलर्स यूज करो अच्छे ताकि पढ़ने को। जी जी मैडम, आपको किसी से फॉर एग्जांपल लेबर आप स्टार्ट करवाएंगी ना, तो दिन में आप कितने टॉपिक्स करवाएंगी हमें? यार, लेबर में मैं 2 कराऊंगी, क्योंकि लेबर लंबा भी है। 10 दिन में कराने के लिए 2 टॉपिक कराने पड़ेंगे।
दो टॉपिक्स, और मैडम वो आप कार्ड्स शेयर करके फिर उसके बाद उसी की मतलब गाइडलाइन वगैरह शेयर कर लेंगी ना, तो वो हाईलाइटेड होंगे। मैं कहना चाह रही हूँ कि बस वही टॉपिक होगा स्पेसिफिक उसी दिन ना, हाँ उससे बिल्कुल। रिलेटेड सारी चीजें आप शेयर करेंगे। देखो हाईलाइट तो मैं करती हूँ, मुझे जो लगता है रिकॉल, लेकिन पता है एक एग्जाम कैंडिडेट को तसल्ली नहीं होनी चाहिए, पूरी गाइडलाइन का सर्वे आपको करना चाहिए। मैम उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल आप उसी टॉपिक वाले दिन प्रोवाइड करेंगी या उससे पहले प्रोवाइड कर देंगी, ताकि अगर किसी ने प्रिंट मैं आउट या कोई चीजें निकाल के रखनी है तो? मैं काम करती हूँ कि 14 मॉड्यूल्स में जो गाइडलाइंस है ना, जो कि आपने करनी है, ना कि सारी कचरा चीजें जो आपने करनी है, रेलेवेंट मटेरियल, वो फर्स्ट वीक ऑफ कोर्स जैसे स्टार्ट होगा मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है, सारा मटेरियल। ठीक है मैम। However, जो मेरे स्क्रीनशॉट, वो जो मेरे समरी कार्ड्स होते हैं ना, जी जी, मैं उनकी एक बात बता दूं, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया हुआ उनके लिए बता रही हूँ, जिन्होंने नहीं किया उनको तो मेरी बात ही नहीं समझ आने वाली। उसमें क्या होता है बच्चों, एक मैं चीज हाईलाइट करती हूँ, नीचे मैं टाइप करती हूँ कि हाउ यू विल अप्रोच इट। क्या आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आपने वो इंफॉर्मेशन अपनी हैंड राइटिंग में अपने नोट्स में ऐड करनी है, ठीक है? ठीक। मैम सेशन इंशाल्लाह आपका 6 से स्टार्ट हो रहा है ना? हाँ 6 को लेबर के साथ, लेबर केयर गाइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नया टॉपिक है, आपको मजा आएगा कि ये भाई क्या चीज है, और उसको कंपेयर करेंगे। मैम वो जो आपने पेपर के एमसीक्यूज फाइनल काट के एक ग्रुप में डाले थे, जब हम ये थ्योरी वाला जो वो आज अभी इसको ज्वाइन कर लेंगे तो काटेंगे ताकि हम पूरे दिन पेपर करते रहे। जो आपका पेपर है ना अभी, जी मैम। ये मैं डेली टेस्ट 10 क्वेश्चंस करके करती रहूंगी ग्रुप में डिस्कस। ये ज्यादा ठीक है। ठीक। हाँ वैसे मेरे लिए भी इजी रहेगा, तुम लोगों को भी रहेगा। हाँ जी जी आपका कोर्स चाहती हूँ कि आप तो वन बाय वन। जी डॉक्टर सायरा आप बताएं। जी डॉक्टर हिरा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि थ्योरी ग्रुप जैसे ज्वाइन किया है, क्लास 4 से स्टार्ट होगी, तो जो 3 मंथ का हमारा पूरा हो जाएगा उसके बाद जून जुलाई का आप हमें प्लानर बताएंगी या हम खुद से तैयारी करेंगे? नो आई विल गिव यू अ प्लानर। आपकी रिवीजन का प्लान मैं दूंगी आपको, बल्कि मैं उसी ग्रुप में टैग करती रहूंगी कि आज रिवीजन का टॉपिक ये है। जी ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड बिफोर 60 डेज हमारा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग पास पेपर्स मेरे साथ करना चाहेंगे दे विल सेपरेटली ज्वाइन दैट कोर्स, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ थ्योरी कोर्स। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैम। इसमें बुक्स मेरे लिए थ्योरी पढ़ाना बहुत अच्छा होता है, और जो क्रैश कोर्स में मेरी हालत होती है ना वो बड़ी पैथेटिक होती है। क्रैश कोर्स बाकी क्रैश कोर्स होता है, वेरी टायरिंग फॉर मी एंड फॉर यू पीपल, क्योंकि जो वो क्रैश डेज होते हैं ना उसमें पूरी थ्योरी को नए सिरे से अप्रोच करना, एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ना, और अपने 2010 से लेके 2022 तक के 12 साल के पेपर्स करना, और हर साल में 4 पेपर होते हैं, 2 पाकिस्तान में और 2 केएसए में, और हर पेपर में 200 क्वेश्चन है। अब आप सोचें कितना बड़ा पूल है। इसको करने के लिए हमें सेपरेटली 60 डेज चाहिए, और उसमें भी हो जाए ना तो हम एक साइन ऑफ रिलीफ लेते हैं कि हमने एक बड़ा काम किया। मैडम जी अगर सपोज एक टॉपिक है और आप हमें कौन सी बुक में लाइक ईबीएम व्यूअर्स और शॉर्ट्स, या बताएंगे साथ टॉपिक के साथ ये टॉपिक आप किस बुक में करेंगे? मैं खुद बता दूंगी, मेरी सेशन स्लाइड्स विल बी सफिशिएंट, बिलीव मी। हाउएवर जो हमारा मेन बुक होगी ना वो ईबीएम ही होगी। ईबीएम में जो चीज नई आई है, मतलब 2017 के बाद, सिर्फ वो गाइडलाइन से करेंगे। अभी 1 मिनट रुके, मैं शायद लिस्ट है उन टॉपिक्स की, जस्ट 1 मिनट। ये ना टॉपिक की लिस्ट है आपके ईबीएम की ना, आपको नजर आ रहा है? जी जी नजर आ रहा है। ओके तो अभी बताती हूँ मैं, जस्ट 1 मिनट।
ये वो गाइडलाइंस हैं जो कि देखिए इसमें ओब्सकोली 2022 में आई है, स्टेरॉइड्स 2000 अब खाना अब तो सॉरी मेरी बात समझ आई है आपको कि ये जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है इसके लिए भी हम नहीं करनी है हमने, जो टॉपिक्स में लिखे हुए हैं। जैसे मोलर है, ये 22 में नया आ गया, हम ईबीएम से नहीं करेंगे इसको। जैसे वी बैक है या मैटरनल कोलैप्स की गाइडलाइन है, ठीक है, नहीं करनी। अब देखिए आप क्या कहते हैं, मैटरनल कोलैप्स में पेशेंट जैसे ही आई आप तो कहते हैं कॉल फॉर हेल्प, हालांकि अब लेफ्ट लेटरल है बिफोर कॉल फॉर हेल्प। अच्छा, केयर ऑफ ए वुमन प्रेजेंटिंग विद सस्पेक्टेड पी प्रॉम चेंज हो गया सारा, 2019 में नई गाइडलाइन आई है। अब ईबीएम में सारा फजूल लिखा हुआ, नहीं कर सकते वहां से। ओबेसिटी ईबीएम से नहीं कर सकते, एपीएच या प्रीविया नहीं कर सकते ईबीएम से, चेंज हो गया है, ठीक है। जीबीएस चेंज हो गया, नहीं कर सकते ईबीएम से। ईसीबी चेंज हो गया है, ब्रीच चेंज हो गया, ब्रीच में कॉन्सेप्ट से चेंज हो गए हैं। जो ईबीएम में लिखा हुआ है, जो डीओएस में लिखा हुआ है वो ठीक नहीं है। आप फिर प्रीवियस कार में नहीं करते वी बैक या ईसीबी, फिर फंस जाते हो। अब कर सकते हैं ब्रीच, कोई गुजारा ही नहीं है बिफोर गाइडलाइन करना। ब्रीच इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पीपीएच इतना इंपॉर्टेंट है, ब्लैडर पेन सिंड्रोम इतना इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक्स जैसे गाइडलाइन ने बताए वैसे ही बीम ने लिखे हुए। तो ये तो वो टॉपिक्स हैं जो सिर्फ ग्रीन टॉप के हैं। अब नाइस पे आ जाएं, ठीक है। अगर आप नाइस की बात करें, नाइस में इंट्रापार्टम केयर है मेडिकल डिसऑर्डर की, 2019 में आई है। नाइस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी की गाइडलाइंस रिवाइज हुई है। नाइस की सीटीजी की गाइडलाइन 2022 में भी आई है। तो ये वो टॉपिक्स हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू देम फ्रॉम एविडेंस बेस या आर एनी अदर टेक्स्ट बुक, हमने डायरेक्ट इनको गाइडलाइन से ही करना है, ठीक है। ओके और कुछ पूछना चाहें आप? जी, एनी क्वेश्चन? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके अच्छा, ये जो है ना चेकलिस्ट है आपके सिलेबस की फ्रॉम एविडेंस बेस। यस, हाँ जी, ये जो ग्रीन टॉप गाइडलाइंस मैंने आपको नोट डाउन कराई है, ये सिर्फ यहीं से ही होंगी, आपने एविडेंस बेस से नहीं करनी। एविडेंस बेस की जो चेकलिस्ट है वो भी आप देख लें, जो आपने वहीं से करनी है। ओब्स के एंटीनेटल ओब्स है, फीटल कंडीशंस, लेट प्रेगनेंसी कंडीशंस, फर्स्ट स्टेज और पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन, गायनी में यूरोगायनी, लोअर डेंटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं सर्जरी की, इमेजिंग, जैसे स्टेरो है, ये सारे करेंगे। इनके टेबल जरूर करेंगे हम एटलीस्ट ईबीएम से। एंटीनेटल ओब्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं ये देख लें, इसमें सारे मेडिकल डिसऑर्डर भी हैं, रूटीन एंटीनेटल केयर भी है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने येलो से हाईलाइट किए हुए हैं। एनीवे, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ आपके सिलेबस क्या है। करेंगे तो ये सारे फेटल कंडीशंस में ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं और इन्फेक्शंस हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, आईयूजीआर है, हाइड्रोप्स है, ठीक है, और प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी है, ये सारे फीटल मेडिसिन में आएंगे। फिर लेट प्रेगनेंसी और इंटरपार्टम इवेंट्स में प्रीटर्म लेबर है, पी प्रॉम है, आईयूडी है, एपीएच है। अब देखिए एपीएच है तो ये ईबीएम में भी लिखा हुआ है, लेकिन हमने ये गाइडलाइन से करना है। ये टॉपिक्स की ना चेकलिस्ट है, ठीक है। प्रीटर्म लेबर है, ईबीएम से सिर्फ मैंने चेकलिस्ट ली है, लेकिन करेंगे इसको गाइडलाइन से ही। पी प्रॉम एज ए चेकलिस्ट लिया है कि ये टॉपिक हमारा मिस ना हो जाए, बट करना हमने ये गाइडलाइन से है। आईयूडी हमने गाइडलाइन से करना है। इंडक्शन ऑफ लेबर हमने सिर्फ गाइडलाइन से ही करना है। वी बैक हमने गाइडलाइन से ही करना है। पुअर प्रोग्रेस इन लेबर हमने नाइस से ही करना है, ठीक है। मतलब आधे से ज्यादा जो लेबर है वो गाइडलाइन से ही हो रहा है, देख लें आप।
शोल्डर डिस्टोशिया सिर्फ गाइडलाइन से ही हो सकता है, नहीं हो सकता इसके अलावा इनसफिशिएंट है ईबीएम में। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी आपको बस मेरे सेशन से करना पड़ेगा, क्योंकि जो एमसीक्यूज आते हैं वो फिर गाइडलाइन से भी नहीं होते विदाउट डूइंग इट विद मी इन माय सेशन। ठीक है, ओसीज सिर्फ गाइडलाइन से हो सकता है। ओसीज में इतनी बड़ी मुसीबत है ये ईबीएम, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है 3rd डिग्री और 4th डिग्री में ना सबसे मोस्ट कॉमन काज प्राइमरी ग्रेविटी, हालांकि फोर्सेप है, गलत हो गया, वो गाइडलाइन नहीं बताएगी हमें। ओके, ये चेकलिस्ट आपके जनरल गाइनी के टॉपिक्स की है, नो वरीज, ये हम सारा कंप्लीट करेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद से पढ़ेंगे, उनके लिए ये बेहतर है, इसलिए मैं उनको शेयर कर दूं ताकि वो स्क्रीनशॉट लेके ये इन टॉपिक पे टिक करते रहें कि भाई ये टॉपिक खत्म हो गया, तो उनका पूरा सिलेबस फाइनली इस तरह गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यूरोगाइनी के ये टॉपिक्स हैं, ये आपने करने ही करने बाय एनी मींस, दिस इज योर यू नो पार्ट ऑफ सिलेबस। ये बेनाइन मल्टीपल कंडीशंस या ऑन्कोलॉजी के टॉपिक्स हैं, ये करने ही करने। ठीक है, एमएस एमसीपीएस एफसीपीएस चाहे कोई भी पेपर दे रहे हो, दिस इज योर सिलेबस। चलें, स्टॉप शेयर। मैं बहुत फास्ट रही हूँ, मैं आप समझ सकते हो, इतनी ज़्यादा बातें नहीं करने वाली, और अब रात भी हो रही है ज़्यादा। ठीक है, बट विद सेशन वी विल गो स्लो, ग्रेजुअली आपको समझ आता रहेगा। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, आई थिंक सो नो क्यूरी लेफ्ट, इफ स्टिल एनी क्यूरी आई विल टेक इट इन ग्रुप। ठीक है, आप जो स्पोर्ट ग्रुप है उसमें बता दीजिएगा। ओके, 4 मार्च से स्टार्ट कर देंगे, 4 मार्च से ग्रुप्स ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। हमें टीम को भी टाइम लगता है ना 14 ग्रुप्स में डालने के लिए, स्टडी मटेरियल देने के लिए, तो फिर बाकायदगी से जो पहला सेशन होगा वो 6 को ही होगा आपके साथ। ओके, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। 4 to 6 PM लेबर का सेशन होगा आपके साथ मेरा, मज़ा आएगा आपको, लेबर अच्छा लगेगा। लेबर, यूरोगाइनी, ऑन्कोलॉजी, इन ये टॉपिक इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। इन्फेक्शन का मैं इसलिए ऐड नहीं किया कि इन्फेक्शन का ना मेरा एक फ्री सेशन है तो वो 6 घंटे का कोई लेकिन अगर वो कर लिया ना किसी ने तो इन्फेक्शन में नहीं वो कुछ उसके कोई मसला होगा कभी भी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अनम्यूट कर दूं? ओके, ये लो कर दिया, मुझे पता ही नहीं था अनम्यूट क्यों है मैंने। ओके, मैडम वो जो लेबर के गाइडलाइन है, अब जो न्यू वाले एमसीक्यूज आएंगे वो सारे उससे सॉल्व करने हैं। जैसे पेशेंट फुली हो जाती है, हम पहले 2 आवर्स वेट करते थे, अब हम 3 आवर्स वेट करेंगे इसके लिए एमसीक्यूज में। ये कौन सी गाइडलाइन आई है? डॉक्टर हिरा, लेबर केयर की जो गाइडलाइन है इसमें पेशेंट को स्वीप कर सकते हैं, एआरएम नहीं करना, और फुली के बाद पेशेंट को 3 वेट कर सकते हैं। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। लेबर केयर गाइड बाय WHO है, बाय नाइस नहीं है। डू नॉट मिक्स बोथ ऑफ दीज, इनके डिफरेंसेस मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, बट लेबर के क्वेश्चंस आपने नाइस से करनी है फॉर योर एग्जाम। डॉक्टर हिरा, गायनी और ऑप से मोहब्बत हो गई आपके लेक्चर सुनने के बाद, और ये बिल्कुल मैंने ऐसे आपको डिस्कवर किया था, मुझे कुछ नहीं पता था आपका, मैंने सिर्फ फेसबुक पर डिस्कवर करके आपका कोर्स ले लिया। आई रियली लव गायनी ऑप्स व्हिच आई लीव 5 years में छोड़ चुकी थी गायनी ऑप्स। रियली यू आर मैजिक, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे, मैजिक। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। लेबर केयर गाइड और ना पार्टोग्राम में भी डिफरेंसेस हैं, और लेबर केयर गाइड की रिकमेंडेशन और नाइस का जो लेबर है उसमें भी डिफरेंसेस हैं। हम क्या करेंगे, हम डिफरेंसेस कर लेंगे तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको कुछ चीज़ों के डिफरेंसेस कराने हैं, जैसे एनीमिया की मैनेजमेंट WHO की SHGB की डिफरेंट है बाय नाइस। ठीक है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपके पास ऑप्शन ही नहीं होती कि आपकी एक्सपीरियंस की बनती ही नाइस से है। दैट्स वाई हमने दोनों गाइडलाइन साइड बाय साइड करनी है, नाइस भी SHGB भी, और जहाँ WHO की है वो WHO की भी, और उनको हम कंपैरेटिव वे में करेंगे ताकि हमें अच्छे से अंदाजा हो कि व्हेन टू डू व्हाट। और ये आपके जी वालेकुम सलाम। नहीं, जो आपने कहा कि इन्फेक्शन का आपको कोई 6 आवर्स का लेक्चर है, तो वो मतलब कब होगा? जब हम इन्फेक्शन वाला मॉड्यूल करेंगे तब होगा, या वो सेपरेट से होगा? इन्फेक्शन तो हमने पूरा ही करना है। हम हर जैसे आपके सामने मैंने लाइव सेशन का प्लान में शेयर किया है कि 3 लाइव सेशन कंप्लीट होगा तो होगा। मैं ये चाह रही थी कि अगर आपने इन्फेक्शन
का कोई डेमो सेशन लेना है मेरा, तो वो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैडम ई लर्निंग चैनल पे। तो वो आप देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा हाउ वी विल कवर द इंफॉर्मेशन, बिकॉज मेजोरिटी ने अभी तो कोर्स ज्वाइन नहीं किया, तो उनको कोई डेमो सेशन तो चाहिए, तो इसके लिए बोला है कि वी कैन लिसन दैट। जी थैंक यू। ओके चलो जज़ाकल्लाह। आई थिंक सो अब सोने का टाइम हो गया सबका। ओके ओके 11 बजे। जज़ाकल्लाह। हेलो हेलो मैडम। जी 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 मैं ये पूछता हूँ, 6-7 बुक्स जैसे गाइडलाइंस है, नाइस है और बहुत सारी और भी, मुझे याद भी नहीं आ रही, इन सबको हमने लेना है, ये आप इनके कार्ड्स हमें दे? आपने कुछ नहीं लेना, अभी आपने सिर्फ कोर्स लेना है। सारी किताबें ले लोगी तो उसी दिन स्ट्रेस में चले जाओगे। वही मैं नहीं सोच लेना, नथिंग, अभी सिर्फ ईबीएम लेना है और कोर्स लेना है, राइट। बस। ठीक है, और आपने ग्रेजुअली जिस तरह आपकी, हाँ ग्रेजुअली मैं बताती रहूंगी अब क्या करना है, अब क्या करना। जी आपने जैसे बताया ना कि आपने टॉपिक को इस तरह से अपने नोट्स बनानी है, तो आपका जो सेशन होगा वो उसमें हम ऐसे नोट्स बना सकेंगे, हमें मतलब इस चीज का आइडिया होगा? अगर मेरी सेशन स्लाइड्स को कॉपी पेस्ट करूंगी तो वही अच्छे नोट्स हैं, उससे अच्छे क्या नोट्स होंगे। मेरी 5 साल की एफर्ट होती है ये स्लाइड्स। आई हैव डन एफसीपीएस इन 2018, तब से पढ़ा रही, तो वो वही सेशन स्लाइड्स ही एनरिच्ड विद बज़वर्ड्स होंगे, मैं विल मेक योर लाइफ। मैं चाहती ही हूँ कि आप पकी पकाई खीर ना खाएं, अपनी बनाएं, तो इसलिए मैं कहती हूँ अपने नहीं बनाएं। लेकिन अगर आपसे अपने नहीं बनते तो जस्ट कॉपी पेस्ट स्क्रीनशॉट ले मेरा और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रिंट आउट ले लें। करेंगे एमसीक्यू, राइट? देखिए फिर भी एमसीक्यू तो आपको खुद से लिखना, वन लाइनर कि मैडम बोल रही है ये एमसीक्यू आ रहा है, तो बस ठीक है ये एमसीक्यू है, लिखा है, इसको रिकॉल। आप कोई उसको कोड वर्ड दे दें, आर लिख दें उस स्टेटमेंट के आगे, या उसको हाईलाइट कर दें ग्रीन से येलो से, ताकि आपको एंड पे जब रिवाइज कर रहे हैं तो आपको पता हो कि भाई ये क्वेश्चन रिकॉल है, इसको तो नहीं छोड़ना मैंने। ओके